हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है बाइनोमियल थ्योरम का, और आज के लेक्चर में वही हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ख़त्म किए थे। 17 तक किए थे, 18 से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे पूरा लेक्चर में आज भी, और कितने डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उन थियरीज़ के ऊपर जो हमने लेक्चर 1 में स्टडी कर रखा है। दैट इज़ आपका मिडिल टर्म हो गया, कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक्सपांशन हो गया। ये सारे टॉपिक्स के ऊपर कितने प्रकार के और वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चन एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ अपन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18, ये नोट मैंने लिख के रखा है, ये किस क्वेश्चन में ज़रूरत होगा मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जब तक मैं बोल ना देता हूँ तो आप तब तक इस चीज़ को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे मैं डिस्कस करता जाऊँगा एक एक क्वेश्चन, आप पॉज करके ट्राई करो, मेरा सॉल्यूशन देखो, लिखो कॉपी में, नोट्स बनाओ, फिर अब 19 में जाओ, देन 20 में जाओ। जब ये लिखने का बारी आएगा तो अपन ऐसे ही बता देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पे ये दिख जाएगा आपको, बोर्ड एग्जाम से लेकर के सारे जगह पे। बोल रहा है कि आप इस एक्सपांशन में वो टर्म निकाल के दो जो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। मतलब जिस टर्म में x गायब हो जाता है, x का नेट पावर 0 हो जाता है। समझ आ रहा है ना? आप बोलोगे सर क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो y जो है वो उसमें x रेसिप्रोकल में और इधर x ऊपर है। तो जब हाईएस्ट पावर आएगा तो कैंसिलेशन वगैरह कुछ कुछ होगा ना। मान लो x की पावर, इसका पावर 5 आया, इसका पावर 4 आया, तो कुछ कुछ कैंसिलेशन होगा। तो उस वक्त कभी ना कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि x का नेट पावर 0 हो जाए। अगर दोनों के दोनों ये x अगर ऊपर रहता तब तो मैं देख के बोल देता कि ऐसा कोई टर्म मिलेगा ही नहीं जहां पे x कंप्लीटली वैनिश हो रहा है। बट एक x ऊपर अगर है, एक x अगर नीचे है, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो वही आपको ढूंढना है कि किस नंबर टर्म पे ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अगेन सेम थॉट रहेगा। बोले सर आपको कॉफिशिएंट निकालना है किसी x की पावर समथिंग का कॉफिशिएंट निकालना है, तो भी आप वही थॉट लगाता हो। हाँ, बेसिक को स्टिक करना है हमेशा, बेसिक पर स्टिक करना है हमेशा, बेसिक को फिक्स करके रखना है। समझ में आ रहा है ना? वही क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म में x का जो नेट पावर आएगा उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 करेंगे तो r मिल जाएगा, r मिल जाएगा तो r+1th टर्म विल बी द टर्म विच डज नॉट कंटेन एनी x, दैट इज दैट टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x कंप्लीटली। बात समझ आ रहा है ना? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 का रोमन a। अगर मैं आपको बोलने का प्रयास करूं तो आप कैसे करोगे? अब सबसे पहले लिखोगे हियर tr+1। tr+1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 9cr हो जाएगा, ठीक है। फिर 3x² 2 होल रेज टू पावर 9 - r हो जाएगा, और -1/3x होल टू द पावर r हो जाएगा। बात समझ में आया ना? क्लियर है? तो यही मैं बोलूँगा। तो यहाँ से क्या अपने को मिलेगा? एक तो 9cr आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 होल टू द पावर 9 - r, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/3 टू द पावर r इंटू -1 टू द पावर r। सही है? तो x का नेट पावर कितना आ रहा है भाई? x का नेट पावर आ रहा है 2 × 9 18 - 2r, और माइनस यहाँ पे r हो जाएगा। सही है? तो 9cr 3 का नेट पावर अगर मैं देखूं तो लगभग मान लीजिए ये r अगर ऊपर चला जाएगा तो 3 टू द पावर 9 - 2r है ना, और नीचे तो 2 पावर 9 - r ही रहेगा इंटू -1 पावर r, और x का नेट पावर आ गया 18 - 3r, ठीक है। तो अभी आप क्या लिखोगे, बोलो जरा क्या लिखोगे? फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। 18 - 3r जो होगा वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होता है तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। अगर r फ्रैक्शन में आ जाता तो अगेन हम बोल देते कि ऐसा कोई टर्म मिलेगा ही नहीं, जो मतलब इस एक्सपांशन में ऐसा कोई टर्म मिलेगा ही नहीं जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए कंप्लीटली। समझ आ रहा है ना? तो एज r यहाँ पे होल नंबर आया तो हम कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन
3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/3x होल पावर 9 इज सेवेंथ टर्म। 6 + 1 कितना? सेवेंथ टर्म। एंड द टर्म इज टर्म क्या होगा? r का वैल्यू 6 अगर अपन पुट कर देंगे तो ये तो पूरा पूरा गायब हो जाएगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। और r का वैल्यू 6 अगर अपन पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा 9c6 3 पावर 9 माइनस 6 इंटू 2 = 12 और डिवाइडेड बाई 2 पावर 9 माइनस 6 इंटू माइनस 1 पावर 6 विच इज इक्वल टू 9c6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 पावर -3 है ना, और ये आ जाएगा लगभग 2 पावर 3, तो ये हो जाएगा 1/6 पावर 3, 1/6 पावर 3। बात समझ में आया ना? क्लियर है? तो यही हो जाएगा आपका वो टर्म जो इस एक्सपांशन में आएगा और जो x के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप समझ जाना कि ये मैंने कोफिशिएंट नहीं लिखा कि बोला कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आप समझ सकते हो ये वो टर्म ही लिखा क्योंकि उस टर्म पे x का कोई चीज है ही नहीं दोस्त। अगर कोई टर्म आ रहा है किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो वो टर्म जो होगा और कोफिशिएंट जो होगा वो तो सेम हो जाएगा ना। बोला क्लियर है? बात समझ में आया ना? और अगर मैं आपको बोलूं क्या बोले बाइनोमियल कोफिशिएंट का बात कर रहा है तब तो सिर्फ 9c6 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और चीज देखो, अगर मैं आपको उस दिन नहीं बोला था, एक बच्चे ने मेरे को याद दिलाया कि अगर कोई टर्म मान लो यहाँ पे r अगर फ्रैक्शन आ जाता 5/3 तो हम क्या बोलते कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हम लोग पूछते थे ना ऐसे क्वेश्चन आपको कि x⁵ का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सपांशन में बताओ। तो अगर आपको इस केस में कैलकुलेशन करके r का वैल्यू फ्रैक्शन आ गया है ना, तो x⁵ जो होगा वो पूरा टर्म तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, ठीक है। वो x⁵ वाला पूरा टर्म उस एक्सपांशन में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो x⁵ अगर पूरा एक्सपांशन में आया ही नहीं तो उसका कॉफिशिएंट हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते, बट तरीके से देखा जाए तो उसका कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कॉफिशिएंट 0 दिया हुआ है तो 0 को मार्क करना पड़ेगा। अगर डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड दिया हुआ है तब तो वो दोगे, अगर 0 नहीं दिया है। बट अगर दोनों दिया है तो चॉइस पहला प्रायोरिटी 0 के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप समझ सकते हो अगर मैं पूछूं x² + 3 पॉलिनोमियल पे x का कॉफिशिएंट क्या है तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे? द टर्म डज नॉट एग्जिस्ट बट द कॉफिशिएंट इटसेल्फ इज 0, ठीक है ना। क्योंकि x² + 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, x² + 0 × x + 3, तो कॉफिशिएंट जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? बोला समझ में आ रहा है ना? बस वही चीज आपको पकड़ के रखना है और आगे तक ले करके चलना है। तो एक क्वेश्चन मैंने करके दे दिया, आगे आगे और भी क्वेश्चन मैं लूंगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क बनता है दोस्त, इसको आप प्रॉपरली कीजिएगा, है ना, और इसका फाइनल आंसर तक आप पहुंचिएगा। और अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके अकॉर्डिंगली पूछना, या फिर आप क्लास में आराम से पूछ सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन में हो ऑफलाइन में हो कैसे भी हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 19, और समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। उसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x दे रखा है और p का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, प्रॉपरली नोट करके। लेक्चर देखने का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तरीका होता है। जैसे 18 वाला क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया, मान लो उससे हुआ नहीं, अगर उससे हो गया, इस सॉल्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा उसको सीखने को मिला तो भी वो नोट करके रखेगा, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद 19 खुद से अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद ही वीडियो वापस रिज्यूम करके 19 का सॉल्यूशन देखेगा। इसी तरीके से देखना चाहिए। कोई कोई बच्चा क्या करता है, एक साथ ये स्क्रीनशॉट उठा करके छाप देगा कॉपी में, फिर एक एक करके अटेम्प्ट करेगा या तो सॉल्यूशन देखता जाएगा। ये सही तरीका नहीं है। अगर क्लास में होते तो पहले एक साथ इतना क्वेश्चन थोड़ी ना मैं दे देता। अब सोचो ना, ये तो मैं वीडियो का टाइम बचाने के लिए आपको दे रहा हूँ। क्लास में अगर होते तो एक क्वेश्चन करा के फिर ना अगले क्वेश्चन में चलते। समझ आ रहा है ना? तो ऑब्वियस चीज़ है, ये समझा करो यार, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ चीज़ें आपको हेल्प करेगा, जो मैं हर बार बताने को मन नहीं करता है, एक ही बार बता रहा हूँ। समझना है ऐसे ही समझ जाओगे, नहीं समझना है तो 10 बार बोल के भी नहीं समझोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या बोला जा रहा है हमें, हम देखते हैं जरा। 19 पे बोलता है फाइंड p सो दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज दिस। अच्छा, आप बोलोगे सर 405, हाँ 405 ही तो होगा, उसमें तो कोई x आएगा ही नहीं ना। बोला समझ आ रहा है? x कैसे आएगा उसमें? x तो आएगा नहीं क्योंकि वो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। चलो, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल टर्म लिखते हैं। हियर tr+1 क्या आ जाएगा, 10cr √x⁻10 - r
इंटू पी बाई एक्स स्क्वेयर होल टू द पावर आर, इंटू पी बाई एक्स स्क्वेयर होल टू द पावर आर। बात समझ आ रहा है? चलो, तो ये हो जाएगा 10CR इंटू पी टू द पावर आर, ठीक है। और ये x की पावर हो जाएगा 5 माइनस आर बाई टू माइनस 2r, तो ये हो जाएगा 10CR p टू द पावर r x टू द पावर 5 माइनस 5r बाई टू। क्लियर है? कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक होने से वो देख लीजिएगा यार, क्योंकि मैं उतना समय नहीं वापस मैं कैलकुलेशन चेक करूँ, है ना। चलिए, मेरे हिसाब से जितना कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बाकी आगे आप संभाल देना, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे अभी? फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये सब जो मैं लिखता हूँ ना, ये सब मैं ये बताता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम कभी भी किसी भी तरीके से अगर बोर्ड्स में आ जाता है तो कैसे लिखना है। अदरवाइज अगर प्रॉपरली अगर मैं 13 को पढ़ा रहा होता ना तो ये सब नौटंकी कभी नहीं करता यार। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो समझ जाना आप, है ना। ऐसा मत बोल दीजिएगा सर आप इतना लिखते हो। अरे मेरी ज़रूरत से लिखता हूँ ना, मैं 12 11 पढ़ा रहा हूँ इसीलिए। अगर 13 को पढ़ा रहे तो कौन लिखेगा ये सब? डायरेक्टली मुंह से बोल के छोड़ देते, नहीं बोला कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना है तो ये इक्वल टू 0, और इली सवाल करते बोला, ठीक है। तो फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होना पड़ेगा? एक्स का नेट पावर 0 होना पड़ेगा, दैट इज 5 माइनस 5r बाई 2 बराबर 0। तो यहां से अपने को मेरे को क्लियरली नजर आ रहा है कि r का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? r का वैल्यू 2 आ जाएगा। अच्छा, r का वैल्यू अगर 2 आ जाएगा तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाएगा आपको। देयरफॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज क्या होगा? r का वैल्यू 2 रख दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहां से? 10c2p स्क्वेयर, है ना। और तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि बाकी पावर तो x का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10c2 इंटू पी स्क्वेयर, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वही कितना दिया हुआ है? 405 दिया हुआ है। तो यहां से आप सॉल्व करके p निकाल दीजिएगा। 10c2 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9 अपॉन 2, है ना। 45 से अगर इसको डिवाइड मारेंगे तो 9 आ जाएगा। तो पी स्क्वेयर अगर 9 है तो p का वैल्यू अकॉर्डिंगली मैं प्लस माइनस 3 बोल सकता हूँ। दोनों ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। p पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो दोनों ही पॉसिबल है। तो मिल गया आपको p। तो इस तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चन करने को दिया जा सकता है दोस्त। तो आप प्रॉपरली चीज़ों को कीजिएगा। बात समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन पे चलते और धीरे धीरे चीजों को समझते। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन। अच्छा, इस एक्सपांशन में टर्म निकालना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। इस एक्सपांशन में वो टर्म निकालना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो अगर मैं इसको करूं, सॉल्व करूं एक्स एलसीएम लेकर के, तो 1 प्लस एक्स होल पावर एम इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर एन, तो ये 1 प्लस एक्स होल पावर एम प्लस एन आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन आ जाएगा। इतना सिंप्लीफिकेशन तो आपको करना पड़ेगा और समझ गए होंगे। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे भी आप जनरल टर्म, यहाँ पे भी आप जनरल टर्म, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर नेट पावर को 0 करोगे, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कि आप एक बार अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, आप ही स्ट्रगल करोगे, है ना। आप यहाँ पे भी जनरल टर्म, यहाँ पे भी जनरल टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक्स का जो नेट पावर है उसको 0 करोगे, करके देखोगे कि कौन सा टर्म क्या है, फिर आप लिखोगे कैसे बोला, है ना। यहाँ पे जनरल टर्म में R1 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा, तो नेट पावर 0 करके स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी एक को तो एक्सपांड करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पावर m है, जनरल है पावर, अगर आप एक्सपांड करने चले गए तो कैसे होगा बोलो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो उस वक्त जब आप सोचते जाएंगे कि अरे यार ये तो एक्सपांड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर m यहाँ पे कम होता, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन वगैरह अगर होता, m का पावर अगर कम होता, तो जैसे यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है, तो मैं कर लूँगा।
बट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मेरे को एक्सपांड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे 6 दिया हुआ है, फिर भी मैं संभाल दूंगा। बट अगर ज़्यादा दिया हुआ है m का वैल्यू तो कैसे संभालेंगे यार, पॉसिबल थोड़ी ना है। ठीक है, तो स्मार्टली वो एग्जामिनर आपके साथ स्मार्टली गेम खेलेगा, वो आगे वाला टर्म ऐसा देगा ताकि वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट हो रहा होगा। अभी देखो, अगर आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो सोचो ना, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आपको कैसे मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई कि ऊपर वाला जो एक्सपांशन है उसमें x टू दी पावर n, देख लेते कौन सा टर्म है, उसमें जो x टू दी पावर n वाला टर्म होगा तभी तो वो कंप्लीट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा ना। सोचो ना यार कि x टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगा तो वो टर्म पूरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion 1 plus x whole power m into 1 plus 1 by x whole power n। ठीक है, और term independent of x in the expansion this we have to find the term containing x to the power n in the expansion 1 plus x whole power m plus n। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे x टू दी पावर n का टर्म लिखना है तो यहाँ पे x का पावर 1 है, तो डायरेक्टली आपको समझ आ रहा है कि अगर जनरल टर्म लिखोगे तो r का वैल्यू n ही आएगा। ठीक है, एंड द टर्म इज, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्या आएगा टर्म बोलो ना, m प्लस एन सी एन ही आएगा। क्योंकि देखो ना यार, जनरल टर्म अगर आप लिखोगे ना तो x टू दी पावर r आएगा, फिर आप क्या बोलोगे, फॉर टर्म कंटेनिंग x टू दी पावर n r मस्ट बी इक्वल टू n। तो ये सब झंझट करके, और अभी तो आप मैच्योर हो गया ना, तो अभी मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे। अगर यहाँ पे x का पावर 1 नहीं होता तो लफड़ा हो जाता, तो मेरे को अकॉर्डिंगली सॉल्व करना पड़ता, जनरल टर्म लिख के r निकालना पड़ता। ठीक है ना, तो m प्लस एन सी एन इंटू क्या आ जाएगा, x टू दी पावर n आएगा, और 1 टू दी पावर m प्लस एन माइनस एन 1 टू दी पावर m आएगा। तो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो डायरेक्टली m प्लस एन सी एन इंटू एक्स टू दी पावर n ही आया। ठीक है ना, तो इसको अगर पूरा एक्सपांड करूंगा तो इस एक्सपांशन में ऐसा एक टर्म होगा ना जो ये होगा, और अगर न्यूमरेटर में ये वाला जो टर्म होगा वही x टू दी पावर n से कंप्लीटली कैंसिल होगा, बाकी कोई भी टर्म जो होगा वो x से कंप्लीटली, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं हो पाएगा। क्लियर है, देयरफॉर हम डायरेक्टली कमेंट कर देंगे द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द गिवन एक्सपांशन इज, क्या होगा भाई, ये तो पूरा समेशन चलेगा, टोटल m प्लस एन प्लस 1 टर्म्स होगा, उनमें से जो ये वाला टर्म होगा उसको जब x टू दी पावर n से डिवाइड करोगे तो आपके पास सिर्फ ये आएगा। तो टर्म इस पूरा एक्सपांशन में जो, मतलब दोनों को लेकर के चल रहा हूं, पूरा एक्सपांशन में जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा वो कौन होगा, सिर्फ ये होगा, दैट इज m प्लस एन सी एन। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना, जो कॉफिशिएंट है और वही बाइनोमियल कॉफिशिएंट है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, बोला समझ में आया ना। तो अगर आपको ऐसे भी बोलता कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट, कॉफिशिएंट तो नहीं बोलता, अगर क्योंकि आप जानते हो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर है तो जो कॉफिशिएंट होगा वही टर्म होगा, है ना। तो ऑब्वियसली बाइनोमियल कॉफिशिएंट अगर पूछता तो यहाँ पे बाइनोमियल कॉफिशिएंट और टर्म सारे इक्वल हो जाता। ठीक है, क्योंकि उसके साथ और कुछ नहीं आया ना। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले वाला क्वेश्चन मेरा मन कर रहा है होमवर्क देने का, बट थोड़ा सा मैं डिस्कस करके होमवर्क दे दूंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर दिया जाएगा तो बिल्कुल आप कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिडिल टर्म निकालने बोला यार, एन का वैल्यू इवन है, अगर एन का वैल्यू इवन है तो आप जानते हो मिडिल टर्म क्या होता है, बोल दो। एन का वैल्यू अगर इवन है तो टोटल 7 टर्म होगा, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 4th टर्म हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या था, एन इवन अगर है, n/2 + 1 दैट इज 6/2 + 1, 7th टर्म इज द 6/2 + 1, 4th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो T4 निकाल दो, 6c3 √x⁻³ - 3 × -1/x⁻³ खत्म।
खत्म बोला, खत्म। ठीक है, अगर मिडिल टर्म का वैल्यू कुछ दे देता एंड देन एक्स का वैल्यू निकालने को बोलता है अकॉर्डिंगली, देन आप कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते थे। बाकी तो आसान है ना यार, क्या करोगे बोलो। देखो बोलते ही बोलते अगला क्वेश्चन उसी प्लेटफॉर्म में आ गया। अरे यार गजब का चीज, कोइंसिडेंस। इफ मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज 924 x टू द पावर 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या करना है, मिडिल टर्म लिखना है और 924 x टू द पावर 6 के इक्वल कर देना है और यहां से आपको n का वैल्यू ढूंढ करके निकालना है। बात समझ में आ रहा है? चलो तो करते हैं। तो प्रॉब्लम यहां पे ये हो जाएगा कि आपको तो ये नहीं पता ना, यहां पे x टू दी पावर, तो आपको n का वैल्यू निकालना है ना। हाँ, अगर मैं यहां पे मिडिल टर्म लिखूं तो n का वैल्यू को मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं, n का वैल्यू क्या होगा, ये भी सवाल है। ठीक है, बोला मिडिल टर्म x टू दी पावर 6 के फॉर्मेट में जा रहा है, तो उस जगह से मेरे को r तो मिल जाना चाहिए। अगर r मिल जाएगा तो मैं अकॉर्डिंगली बता सकता हूं ना कि मिडिल टर्म कितना नंबर टर्म आया, और मिडिल टर्म अगर कितना नंबर टर्म आया वो पता चल गया तो अकॉर्डिंगली मैं n निकाल सकता हूं। हाँ, ऐसे ही करूंगा, मेरे को जहां तक क्लिक कर रहा है। अच्छा सवाल है, करते ये आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं रीज कर रहा हूं इसको। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अकॉर्डिंगली। तो क्या बोला गया है देखते हैं जरा। बोला जा रहा है मिडिल टर्म इसमें ये है, मिडिल टर्म दिया हुआ है, तो n का वैल्यू तो पता नहीं, तो हमें पता नहीं ना कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको जनरल टर्म लिखते हैं। हियर जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, जनरल टर्म इन एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x होल पावर n, क्या हो जाएगा जनरल टर्म, r प्लस 1th टर्म NCR एक्स स्क्वेयर होल पावर n माइनस आर इंटू 1/x होल पावर r। क्लियर है बोला? तो यहां से क्या आ जाएगा, NCR x टू दी पावर 2n माइनस 2r माइनस r, तो यह आ जाएगा NCR x टू दी पावर 2n माइनस 3r। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अभी मैं यहां से क्या बोल सकता हूं दोस्त, अभी मैं यहां से बोल सकता हूं, हाँ, तो इस चीज का वैल्यू किसके इक्वल होना पड़ेगा, 6 के इक्वल होना पड़ेगा, है ना। इस चीज का वैल्यू 6 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर इसका वैल्यू 6 के इक्वल होना है, तो अभी अपन क्या बोल सकते हैं कि मान लेते हैं r प्लस 1th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है। ठीक है ना, मान लेते हैं r प्लस 1th टर्म जो है वो मिडिल टर्म है। ठीक है, तो अगर ये मिडिल टर्म है, ठीक है ना, अगर ये मिडिल टर्म है, इफ r प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, इफ r प्लस 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, देन मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो टर्म है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा। दैट इज, यहां पे आप ये बोल सकते हो ना कि NCR जो होगा वो 924 होगा, है ना, और 2n माइनस 3r जो होगा वो एग्जैक्टली 6 के इक्वल होगा। बात समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अपने को जो भी है सोचना है। तो यहाँ पे तो इंस्पेक्शन के अलावा कोई रास्ता मेरे को दिख नहीं रहा है बोला, ठीक है ना। तो इंस्पेक्शन के अलावा अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, क्या r को अपन एलिमिनेट कर सकते हैं उधर से, 2n माइनस 6 अपॉन 3 नहीं होगा शायद। n का एक पॉसिबिलिटी तो होगा, देखो इसको किसी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है क्या, कॉम्बिनेशन का। शायद ये लिखना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा बहुत, नहीं, हाँ डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर मैं r को 1 मान देता हूँ तो n कुछ नहीं हो सकता, r को अगर 1 मान सकता हूँ तो n कुछ नहीं हो पाएगा। r अगर मैं 2 मान देता हूँ
तो n आ जाएगा 6 आएगा क्या? हाँ 12/2 6 आएगा। तो 62 तो पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा नंबर तो नहीं होगा। ऐसे ही चेक करते जाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना। r बराबर 3 अगर करने चाहे ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ पे खास करके कोई ऑप्शन होगा, और ऐसे ही चेक करना पड़ेगा दोस्त पूरा आपको। तो r का वैल्यू अगर अपन 3 पुट करें तो अकॉर्डिंगली n का वैल्यू देखो 9, यहाँ पे 2n का वैल्यू 15 आ गया, n पॉसिबल नहीं है। r का वैल्यू 4 अगर डाले तो n का वैल्यू 18 आ रहा है, नहीं 18 नहीं 12, हाँ 9 आएगा। तो 9c4 क्या पॉसिबल है? 9 इंटू 9c4 क्या 924 आ सकता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, हाँ 4 फैक्टोरियल 4 3 2, नहीं तो बहुत छोटा आ रहा है। r का वैल्यू अगर 5 डालेंगे तो 36/2 दैट इज 18c5, क्या ये दे रहा है आंसर? 18 इंटू 14 इंटू, अरे यार 18 17 13, 18 17 16 15 14 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2, तो 6 3 4 36 और 17 और 14, 36 और 17 और 14 924 देगा क्या? 36 और 17 और 14 मिलके 926 देगा क्या? देख लेता हूँ यार। 36 इंटू 17 इंटू 40, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सही तो किया ना मैंने? अगर मैं बोलूँ आपको तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या पहले वाला हो रहा था क्या? 9c4 तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। 14 इंटू 9 कैसे होगा? नहीं होगा। बट r का वैल्यू 5 रखने से इतना ज़्यादा क्यों? हाँ हमने गलती किया यार। 5 इंटू 3 15 प्लस से, हाँ यार r का वैल्यू 5 पे तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, कहाँ से आ जाएगा 18? n तो फ्रैक्शन आ जाएगा। अच्छा r का वैल्यू 6 अगर रख देते हैं तो 18 और 6 24, 24 डिवाइड बाई 12, तो 12c6, तो 12 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2, तो 6 ऐसे कर देते, 2 और 6 12 गया, 5 से ये गया, इससे 2 आया है ना, और 2 से ये 4 गया, इससे ये गया, तो 12 84 इंटू 11 4, हाँ आ गया, बिल्कुल 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 सही। तो इंस्पेक्शन करते करते हमारे को मिल गया कि n का वैल्यू 12 होगा यहाँ से और r का वैल्यू 6 होगा। चलो निकाल दिए है ना। बट अगर मैं तरीके से देखो यार कि ऐसे आप कब तक करोगे? अगर वैल्यू थोड़ा बड़ा हो जाता तो आप कैसे करते यार? पॉसिबल थोड़ी ना होता कि इतना लंबा कैलकुलेशन आप बार बार कर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं होता ना। बोला कि अगर n का वैल्यू मान लो 18 तक भी अगर चेक करना पड़ जाए तो शायद और 2-3 चेक करके आपको छोड़ना पड़ जाता। तो इसी जगह पे अगर मैं सोचने का प्रयास करूं, कुछ थॉट, क्या सोचेंगे अकॉर्डिंगली? आंसर तो 12 आ रहा है, क्या पता इसीलिए दिया होगा शायद अपन इंस्पेक्शन से करें इसको। ये तो एक पॉसिबल वे हो गया बट लेंदी हो गया यार। स्मार्ट वे ढूंढना पड़ेगा, ढूंढो यार। क्लास में होते तो आप ढूंढ लेते कोई ना कोई। अगर अपन सोचे, हाँ अरे यार ये पहले क्यों नहीं क्लिक किया? हाँ यार देखो आप, एक्सपांशन का जो मिडिल टर्म है वो तो यूनिक है ना। एक्सपांशन का जो मिडिल टर्म है वो तो एक ही दे रखा है ना भाई। अगर एक दे रखा है तो n इवन होगा, कंफर्म है भाई। ये तो रिजल्ट मेरे को मिल रहा है, बट देख के मेरे को पता चल जाना चाहिए ना, क्योंकि n अगर इवन होता है तो मिडिल टर्म 1 होगा, n अगर ऑड होता है तो मिडिल टर्म 2 होगा। एज मिडिल टर्म 1 दे रखा है
तो ऑब्वियसली n को इवन होना पड़ेगा, और अगर n इवन होता है तो मिडिल टर्म कौन सा नंबर टर्म हो जाता है, n/2 प्लस 1th टर्म हो जाता, काम खत्म, r पूरा वेरिएबल ही गायब हो जाएगा। तो ये एक एलिगेंट सॉल्यूशन है, बट लेंथी है इसीलिए पसंद नहीं है, तो आप दूसरा सॉल्यूशन के लिए सर्च करोगे, मैं आपको बताता हूँ अकॉर्डिंगली, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। चलो 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 चलो, बहुत ही ट्रिकी सवाल है, ठीक है, ऑर्डिनरी, जैसे मेरे को भी एक आइटम में पकड़ में तो बिल्कुल नहीं आया, है ना। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, थॉट इनका अच्छा है कि उल्टा आपको पूछा गया, बिल्कुल, है ना, रिगरस सवाल से थोड़ा सा अलग है, उल्टा आपको पूछा गया, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले यहां पे क्या लिख सकते हो, एज देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, only one middle term, so n must be even, n must be even, and n/2 plus 1th term is the middle term, is the middle term, n/2 plus 1th term is the middle term। बात समझ में आ रहा है ना। Therefore t n/2 plus 1 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, nc n/2, ठीक है बोला, x स्क्वायर होल पावर n माइनस n/2 इंटू 1/x होल पावर n/2। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो nc n/2 2n माइनस n, 2n माइनस n, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा nc n/2 x टू दी पावर n माइनस n/2 बोला, n/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये बोलेंगे कि t n/2 प्लस 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 924 x टू दी पावर 6 गिवन था। तो यहां से मैं बोल सकता हूं nc n/2 इंटू एक्स टू दी पावर n/2 मस्ट बी इक्वल टू 924 x टू दी पावर 6, दैट इज n/2 का वैल्यू 6 होगा और n का वैल्यू 12 होगा। और वेरीफाई करने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि 12 से 6 का वैल्यू 924 होता है, जो अपन देख चुके हैं। बात समझ आ रहा है, ठीक है। ये एक एलिगेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन आपको स्ट्रांग होना चाहिए, देख रहे हो किस तरीके से, क्योंकि हम लोग आदत में रहते हैं कि मिडिल टर्म पहले एक्सपांशन देगा, n का वैल्यू ऑड इवन दिया हुआ जाएगा, फिर जाकर के अकॉर्डिंगली अपन लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली, दैट इज आपका मिडिल टर्म मतलब फाइंड करने को बोला जाता है, या फिर मिडिल टर्म दिया जाता है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में है ना, अकॉर्डिंगली इस तरीके से चलेगा। बट एज यहाँ पे n को एब्सेंट रख दिया और उन्होंने मिडिल टर्म को जज कराया कि देखो आपको ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है। यही डिफरेंस है दोस्त, यही डिफरेंस है ITJ में, यही डिफरेंस है, ठीक है ना। इसी प्रकार से वो खेल खेलेगा आपके साथ, चीजें सब आप जानते हो बट समय के अंदर पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो वही डिफरेंस है, ठीक है। n अगर 12 नहीं लाता, मैं पहले इंस्पेक्शन से मैं पकड़ ही नहीं पाता शायद समय के अंदर कि ये खेल क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 6। अरे भाई ये तो आप कर ही सकते हो, ऐसा क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। काफ़ी रिपीटेड कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये भी अपन होमवर्क में देंगे, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन कर देंगे, और ये क्वेश्चन कर देंगे। बात समझ में आया ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक आध होमवर्क दिया था, उस पैटर्न में क्वेश्चन आपको 25 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये चारों के चारों कर दूंगा, चलो 1 2 3 4 ये चारों के नहीं, मेरे हिसाब से ये भी करना मेरे लिए सही नहीं है। मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, बाकी सारे आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ उसके बाद तो कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे को करना पड़ेगा। तो चलिए 24C ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं एंड आखिरी तक आपको लेकर के चलते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। हाँ 24C क्या होगा, 1 प्लस, आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, है ना। आप क्या ऐसे ढूंढोगे,
प्रोडक्ट में कभी आप ढूंढ नहीं सकते, बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाएगा आपके लिए प्रोडक्ट में ढूंढना, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 ऐसे भी मिल सकता है ना, यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x क्यूब, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ढूंढने में केसेस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट दिया जाएगा उसको आप कुछ ना कुछ करके सम में ब्रेक करने का कोशिश करो, जैसे अपन इस क्वेश्चन में कर रहे थे, है ना, समझ में आया ना, क्लियर है। तो वही थॉट रखो, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और एज यहाँ पे दोनों जगह पे पावर 1 1 दिया हुआ है तो मैं इसको बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 + x पावर 6 + x पावर 12 + x पावर 18, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + x स्क्वायर होल पावर 6। तो अगर मैं इसको पूरा ब्रेक करके एक्सपांड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर होल पावर 6 प्लस x टू द पावर 6 इंटू 1 + x स्क्वायर होल पावर 6 प्लस x टू द पावर 12 इंटू 1 + x स्क्वायर होल पावर 6 प्लस x टू द पावर 18 इंटू 1 + x स्क्वायर होल पावर 6। बात समझ आ रहा है, क्लियर है बोला, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं सारे जगह पे x टू द पावर 6 का कॉफिशिएंट चाहता हूं, मतलब ओवरऑल एक्सपेंशन में मेरे को क्या चाहिए, x टू द पावर 6 का ही कॉफिशिएंट चाहिए, तो क्यों ना, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसके साथ तो कुछ प्रोडक्ट में नहीं है, तो डायरेक्टली यहां से आप कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 सर्च कर लो। लास्ट लेक्चर में ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बिल्कुल सही। अगर आपको यहां से x टू द पावर 6 चाहिए तो ऑब्वियसली इस जगह से क्या चाहिए होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 चाहिए होगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 बाहर बैठा है। तो यहां से आपको कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 चाहिए, है ना। और इन दोनों जगह पे तो कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 मेरे हिसाब से मिल ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, मिल ही नहीं सकता भाई। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका मिनिमम x टू द पावर 0 आएगा और यहाँ पे x टू द पावर 12, तो इसका तो मिनिमम x टू द पावर 12, इसका मिनिमम x टू द पावर 18, तो कैसे x टू द पावर 6 मिल जाएगा। अगर कुछ और बोलता x टू द पावर 12 या 18 और कुछ बढ़ा देता तो यहाँ से भी आ जाता, अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ से अगर x टू द पावर 6 का कॉफिशिएंट चाहिए तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा, सोचो, जनरल टर्म लिखोगे तो x टू दी पावर क्या आएगा, 6CR, जनरल टर्म मन ही मन में लिखो, है ना, अभी अब बच्चा नहीं हो, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो इस पैटर्न में, ठीक है। तो 6CR इंटू x टू दी पावर 2R, तो x टू दी पावर 6 का कॉफिशिएंट के लिए 2R को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 6 के इक्वल होना पड़ेगा, तो R को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 3 के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 6 क्या मिलेगा, 6C3, दैट इज फोर्थ टर्म लिखेंगे, फोर्थ टर्म T4, इसका जो 6 कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 आएगा वो ऑब्वियसली फोर्थ टर्म में मिलेगा। तो 6C3 इंटू 1 टू द पावर समथिंग तो बाहर में गया, x पावर 6 आएगा, तो 6C3 होगा यहाँ पे कॉफिशिएंट। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 2R का वैल्यू 0 आएगा, तो R का वैल्यू भी 0 आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म जो होगा वही लिख देना है, दैट इज 6C0, 1 टू द पावर समथिंग तो बाहर में गया, और x टू द पावर 2 होल टू द पावर 0, मतलब वही है। तो यहाँ से 6C0 आया, यहाँ से 6C3 आया, तो नेट पूरा इन दोनों में कॉफिशिएंट x टू द पावर 6 ही रहेगा। तो पूरा x टू द पावर 6 अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में कौन आएगा, 6C3 प्लस 6C0 आएगा, तो ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन कौन, द गिवन एक्सपांशन। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 वगैरह भी रहता, अगर यहाँ पे 2 वगैरह भी आ जाता तो उसको भी कॉफिशिएंट में इंक्लूड करना होता। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम कराया था, और अगर यहाँ पे 2 आता तो क्या होता वो भी मैंने आपको बता रखा था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, क्लियर है। चलो, तो वही चीज़ आपको अकॉर्डिंगली सोचना है एंड पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रॉपरली, मैंने तो प्रॉपरली नहीं किया, प्रॉपरली करके जरूर रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं उधर क्या मसाला है, ठीक है। लेंदी प्रॉब्लम डाल सकता है, हाँ, इस प्रोफाइल में लेंदी प्रॉब्लम डाल सकता है, अगर उनको कैलकुलेशन कराने का मन है आपसे तो बेशक दे सकता है इस तरीके का प्रॉब्लम। 1 + x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ओहो, इसको देख के ही तो अपने को फैक्टराइजेशन का याद आता है। बोले सर कुछ भी करो, ये तो ट्राइनोमियल से भी बड़ा 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, नाम नहीं पता उसका क्या होता है, होता तो बुला देते, पुकार लेते उसको। तो मल्टीनोमियल बोल के आप बोल सकते हो, बट उससे तो अपने को मतलब है ही नहीं ना। अपने को तो क्या चाहिए, x टू दी पावर 10 का कॉफिशिएंट चाहिए बोला। तो x टू दी पावर 10 अगर आप ये सोच रहे हो कहीं ना कहीं, तो इसको y और इसको x मान करके एक्सपांड कर दोगे, तो आप सोचो ना कि एक एक्सपांशन के अंदर आपको कितने छोटे छोटे एक्सपांशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचोगे, अदरवाइज इंपॉसिबल हो जाएगा।
तो इसी चीज़ को आपको समझना है दोस्त कि अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, है ना, फैक्टराइज कर दिया, कितना आसानी से फैक्टराइज हो गया, देखो ना भाई, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये कितना आसानी से फैक्टराइज हो गया ना। आप बोलोगे कि सर आपने तो बोले थे कि प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लेके जाना है, समेशन फॉर्म में रखना है। दोस्त यहाँ पे पॉसिबल हो रहा था समेशन, इसीलिए लेके गया समेशन फॉर्मेट में। अगर इसको भी समेशन फॉर्मेट में पॉसिबल होता तो बिल्कुल ले जाते, और अगर आप चाहते हो लेके जाना तो लेके जाओ ना, क्या दिक्कत है, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको ब्रेक कर दो, टोटल 6 टर्म आएगा नहीं आएगा, फिर एक के साथ एक प्रोडक्ट करके देख लो, ठीक है। यहां से मैं आपको समेशन फॉर्मेट में भी क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूं और प्रोडक्ट में भी सॉल्व करा सकता हूं, ठीक है। अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक करो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं बोला। मैं पहला मेथड आपको बता देता हूं, चलो आपके मन से ही बता देता हूं। 1 प्लस क्या आता है, पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या आता है, 1 3 3 1 ना, 1 4 6, पास्कल ट्राइंगल याद कर रहा हूं, 1 4 6 4 1, है ना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 एक्स टू दी पावर एक्स आ जाएगा, प्लस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स टू दी पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल पावर 5, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, समेशन में ब्रेक कर दो। बट यहाँ पे अगर 50 हो जाता तो क्या आप एक्सपांड कर पाते, मान लो यहाँ पे 50 तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, यहाँ पे 10 हो जाता, यहाँ पे 12 हो जाता, तो ही तो आप स्ट्रगल कर जाते ना, समझ आ रहा है ना। तब भी आप इसको अगर 12 टर्म एक्सपांशन समेशन में ब्रेक करने का कोशिश किए तो सोच रहे हो आप कितना लंबा हो जाएगा, है ना। और अगर प्रोडक्ट में करने जाओगे तो भी लेंदी होगा, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट में बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, दिखाएंगे ना अभी अब, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से मैं आपको फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, करना आगे करना आपके हाथ में है, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो अभी अगर आपको x टू दी पावर 5 का कॉफिशिएंट चाहिए तो यहां से तो आपको, इसके बाजू में तो कोई नहीं है, तो यहां से तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 ही चाहिए, ठीक है। यहां से आपको क्या चाहिए होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 4, ठीक है। यहां से आपको क्या चाहिए होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, अगर पॉसिबल है। अगर r किसी जगह पे फ्रैक्शन आ रहा है तो पॉसिबल ही नहीं होगा, उस जगह को कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बोलो, यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या चाहिए होगा, कॉफिशिएंट ऑफ, इस तरह से क्यों आ रहा है अटपटा सा चीज, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, हाँ यार 1 4 6 4 6 टर्म होना चाहिए था ना, क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ। ओहो अच्छा, एक्स टू दी पावर 4 में शायद और गड़बड़ हो जाता है, अरे यार ऐसा नहीं होता है, 5 10 10 5 1 ये था शायद एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 5, तो ये तो लफड़ा हो जाएगा और टर्म आ जाएगा। क्या यार, क्या सर आप भी पढ़ाते हो बट कुछ आता नहीं आपको। प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 5, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा प्लस 5x आएगा, चलो रेड से ना लिख के ब्लैक से ही लिख देता हूँ, प्लस 5x आएगा, प्लस बाजू में 10x स्क्वायर आएगा, प्लस 10x क्यूब आएगा, प्लस x टू दी पावर 4 में 5 आएगा, और प्लस x टू दी पावर 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर 5, 6 टर्म। तो यहाँ पे आपको x टू दी पावर 2 चाहिए, सॉरी यहाँ पे तो 3 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, और यहाँ पे आपको 2 चाहिए क्या, नहीं यहाँ पे तो 1 चाहिए, चक्कर क्या हो रहा है। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 4, कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 1 चाहिए, और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 0 चाहिए, क्योंकि बाजू में तो x पावर 5 है ना। तो फिर सारे कॉफिशिएंट निकाल के आप ऐड करके फाइनल आंसर बता देना। मैं निकाल दूँ क्या, निकाल देता हूँ चलो। अच्छा यहाँ पे तो जनाब 2r इक्वल टू 5 आएगा, तो यहाँ पे तो कॉफिशिएंट पॉसिबल है ही नहीं। क्या है क्या यहाँ पे, इस एक्सपांशन में x टू दी पावर 5 तो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। 2r का वैल्यू 5 आ जाएगा ना, नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2r 4r का वैल्यू 2 पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। r का वैल्यू 2 अगर है तो कितना आ जाएगा, बाहर तो एक 5 रखा हुआ है और r का वैल्यू 2 है, मतलब 5c2
है ना, यही आएगा। यहाँ पे 2r का वैल्यू 3, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे 2r का वैल्यू 2 दैट इज r का वैल्यू 1 तो पॉसिबल होगा। प्लस में कौन आएगा, 10 तो बाजू में है और साथ में कौन आएगा, r का वैल्यू 1 है ना, तो 5c 1 आएगा। यहाँ पे 2r का वैल्यू 1 आएगा तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा। और यहाँ पे ये पॉसिबल हो गया, ये पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पे लास्ट वाले पे देख लो, 1 2 3 4 5 गया, लास्ट वाले पे पॉसिबल हो जाएगा शायद। 2r का वैल्यू 0 आ जाएगा, r 0 दैट इज फर्स्ट टर्म ही होगा, 5c0 यही हो जाएगा आंसर मेरे ख्याल से। 5c2 कितना होता है, 10 होता है, तो 50 प्लस 50 प्लस 5c0 101 आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना बोला, समझ आ रहा है? अगर कोई मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर लेना, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सम वाले टेक्निक से मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, सम वाले टेक्निक से मैंने आपको बता रखा है। अगर मैं प्रोडक्ट वाला, अच्छा आंसर मेरे पास है क्या देख लेता हूँ। आंसर अगर होता है तब तो मैं खुद ही चेक कर पाऊंगा। आंसर तो नहीं है सर, यही तो प्रॉब्लम है, आंसर नहीं है। शायद इतना ही होगा यार, जो भी हो। अपन अभी प्रोडक्ट वाले पे फोकस करते हैं। ये आपका मेथड 1 है, आप लिख करके रख दो। सम में करना चाहते हो करो, जो आपको पसंद आए। ऑब्वियसली जो आपके लिए छोटा पड़े वो करना है हमेशा। ठीक है, दिमाग में सब कुछ रखना है, कैसे मैंने सोचा, एक एक चीज को फॉलो करना है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना है। अच्छा बच्चा जो है ना वो एक एक चीज को फॉलो कर देता है, एकदम मुंह से जो निकलता है एक एक चीज को फॉलो कर देता है, और वही छोटा छोटा चीज जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। समझ रहे हो क्या? क्लियर है? ऐसे नहीं ना उनका रैंक आता है अच्छा, वो ऐसे ही छोटा छोटा चीज को पकड़ के पूरा दिमाग में फिट कर देगा, की पॉइंट्स को भी लिख देगा साथ होता। अच्छा सर ने ये सोचा, अच्छा सर ने ये सोचा। सॉल्यूशन पे वो फोकस ही नहीं करता है, सॉल्यूशन पे तो फोकस करता ही है, वो तो एवरेज बच्चे का भी नीड है, सॉल्यूशन तो देखता है। बट उसके अलावा सारे एक एक स्टाइल को मैं जितने भी अच्छे बच्चे देखा, बहुत कम देखा अपनी जिंदगी में, बट छोटा कैरियर है, बहुत कम देखा, बट जितना भी देखा एकदम गजब लेवल में एज इट इज कॉपी करता है सब कुछ। मतलब कॉपी करना मतलब ये बिना समझे कॉपी करना नहीं, समझ के सारी चीज कॉपी करना। आप गलत तरीके से बात को मत लीजिएगा। प्रोडक्ट से अगर करने जाए अपन तो क्या सोचेंगे, यहां पे मिनिमम कॉफिशिएंट क्या हो सकता है, यहां पे मिनिमम x का पावर क्या हो सकता है। बोलोगे यहां पे तो सर मिनिमम x का पावर 0 होगा, मैक्सिमम क्या होगा x का पावर 5। यहां पे मिनिमम क्या होगा, यहां पे मिनिमम हो सकता है x का पावर 0 ही मान लो। पहला तो 0 होगा क्या, पहली बार जब इसको ब्रेक करोगे x पावर, हाँ पहले तो x पावर 0 होगा, और मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा, x स्क्वायर होल पावर 5 दैट इज x पावर 10 आएगा। तो अभी अगर मेरे को वो चाहिए दैट इज नेट प्रोडक्ट x टू दी पावर कितना चाहिए मेरे को, नेट प्रोडक्ट चाहिए x टू दी पावर 10। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं केसेस बनाऊंगा कि सर अगर यहाँ पे x टू दी पावर 0 आता है तो यहाँ पे क्या आना पड़ेगा, यहाँ पे x टू दी पावर 5 आना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पे x टू दी पावर 1 आता है, अगर यहाँ पे x टू दी पावर 1 आता है तो यहाँ पे x पावर 4 आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर आता है तो यहाँ पे x क्यूब आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x पावर 3 आता है तो यहाँ पे x पावर 2 आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x पावर 4 आता है फिर यहाँ पे x पावर 1 आना पड़ेगा। फिर यहाँ पे x पावर 5 आता है तो यहाँ पे x पावर 0 आना पड़ेगा, और यहाँ पे x पावर 5 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता है, तो अगले केसेस का तो कोई सवाल आता ही नहीं है। समझ आ रहा है ना, ये केसेस बन गया, समझ रहे हो? क्योंकि प्रोडक्ट होगी तो आपको नेट x टू दी पावर 5 चाहिए ना, अभी कुछ कैंसिलेशन भी होगा, आप समझ रहे हो? अच्छा, यहां पे तो ये 6 के 6 टर्म आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट क्या यहां पे ये 6 के 6 टर्म आ सकता है, समझना पड़ेगा ना। देखो अकॉर्डिंगली x टू दी पावर 5 यहां पे आ सकता है, 2r का वैल्यू 5 नहीं हो सकता तो ये कैंसिल। ठीक है, 4 आ सकता है, 3 पॉसिबल होगा, 2r का वैल्यू 3 पॉसिबल ही नहीं होगा, 2 आ सकता है, 1 पॉसिबल नहीं होगा, 0 आ सकता है। तो जस्ट पहले वाले जैसे किया था वैसे ही आप यहाँ पे x टू दी पावर ये केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा, ये केस हो जाएगा। मतलब क्या करो, यहाँ पे x टू दी पावर 1 का कॉफिशिएंट और यहाँ पे x टू दी पावर 4 का कॉफिशिएंट निकाल के प्रोडक्ट करके लिखो। ठीक है, यहाँ पे x टू दी पावर 1 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5c1 होगा मेरे ख्याल से, और यहाँ पे x टू दी पावर 4 का कॉफिशिएंट 2r का वैल्यू 4 दैट इज r का वैल्यू 2 हो जाएगा, दैट इज 5c2 आएगा। चलो आगे अगर बात करूं, मतलब ये पूरा कॉमन में जा रहा है, हाँ बाहर कौन आएगा इसका, x टू दी पावर 10 आएगा।
ओहो सॉरी 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 10 चाहिए था, तो हम 5 के बारे में क्या सोच रहे हैं? अरे यार गधा हो गए क्या, 10 चाहिए था ना, पहले भी हम 5 के बारे में सोचे थे क्या? पता नहीं यार क्या कर दिया, क्या से क्या कर दिया समझ नहीं आता है। हम पहले भी शायद 5 के बारे में ही कर दिया है, क्या मुसीबत है। देखो तो सर 10 अगर आना है तब तो और लंबा हो जाएगा ना, बोला क्या मुसीबत है। देखो तो अच्छा नहीं लगता बोला ऐसे। चलो यार 10 अगर आना है, x टू दी पावर 10 अगर ढूंढना है तब तो और लंबा हो जाएगा ना केसेस। जल्दबाजी में क्या कर देते पता ही नहीं चलता है। चलो यहाँ पे x टू दी पावर 0 अगर है तो यहाँ पे x टू दी पावर 10 आना पड़ेगा, बिल्कुल। यहाँ पे x पावर 1 अगर है तो यहाँ पे x पावर 9 आना पड़ेगा। यहाँ पे x स्क्वायर अगर आया तो यहाँ पे x टू दी पावर 8 आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर x क्यूब आया तो यहाँ पे x पावर 7, यहाँ पे x पावर 4 तो यहाँ पे x पावर 6, यहाँ पे x पावर 5 तो यहाँ पे भी x पावर 5, यहाँ पे x पावर 6 तो आ ही नहीं सकता है, तो बात करके फ़ायदा है ही नहीं। तो अभी देख लो यहाँ पे तो ये पाँचों के पाँचों आ सकता है, बट उधर x टू दी पावर 10 तो पॉसिबल है। अरे यार ये तो पॉसिबल है ना, क्या कर रहा हूँ आज, अच्छा नहीं लगा है। यहाँ पे 2r का वैल्यू 9 नहीं हो सकता है, तो ये कैंसिल, ये पॉसिबल, ये कैंसिल, ये पॉसिबल, ये कैंसिल, ठीक है ना। चलो जनरल टर्म लिख के r x का नेट पावर इस इधर के पावर के इक्वल करो, अगर r फ्रैक्शन आता है तो वो कैंसिल, क्योंकि वो मिलेगा ही नहीं वो टर्म आपको, ठीक है ना। तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, यहाँ पे x टू दी पावर 0 का टर्म दैट इज 5c0 इंटू यहाँ पे क्या x टू दी पावर 10, x टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट के लिए r को 5 होना पड़ेगा, दैट इज क्या आना पड़ेगा 5c5, ठीक है ना, 5c5 चाहिए होगा इंटू x टू दी पावर 10, वही होगा ना 5c5। अगले वाले पे यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए तो r का वैल्यू 2 दैट इज 5c2, 1 की पावर तो बेकार है, और यहाँ पे 2r का वैल्यू 8 मतलब r का वैल्यू 4 दैट इज 5c4। उसके अगले वाले पे यहाँ पे r का वैल्यू 4 होना पड़ेगा दैट इज 5c4, और उधर 5c3 शायद, क्योंकि 2r का वैल्यू 6, r का वैल्यू 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोफिशिएंट बाहर क्या आएगा x टू दी पावर 10, तो x टू दी पावर 10 का जो ये मतलब एक टर्म होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो नेट एक्सपांशन आएगा ना इसका, उसमें प्लस में भी आगे कुछ रहेगा, प्लस में पीछे भी कुछ रहेगा, बट एक टर्म जो आएगा x टू दी पावर 10 वो यही आएगा, और उसका नेट कोफिशिएंट तो यही रहेगा। बात समझ आ रहा है, वही आपको निकालने बोला है जो हम इतने देर से कर रहे हैं। 5c0 1 इंटू 5c5 1, ये 10 इंटू 5 50, ये 5 इंटू 10 50, अरे 101 आ गया, तो पिछले वाले बार सही किया था शायद। क्लियर है, समझ में आया ना, तो वही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आप समझ रहे हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये चीज आपका मास्टर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दी आपको। अभी देखो अगर यहाँ पे किसी भी जगह पे x का रेसिप्रोकल अगर दिया हुआ रहता, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इतना आसानी से चेक नहीं कर पाते ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिख गया x पावर 0 से x पावर 10 तक वेरी करेगा पावर, है ना, इंटीजर पावर आएगा सारे के सारे। यहाँ पे भी x पावर 0 से x पावर 4, अगर कोई भी एक रेसिप्रोकल दे देता तो पावर थोड़ी ना आप चेक कर पाते, x माइनस 1/x इस तरीके से, या फिर x माइनस 1/x स्क्वायर इस तरीके से थोड़ा कुछ गंदा बना करके अगर दे देता, तो वापस वही जनरल टर्म का लॉजिक वगैरह आपको लगाना पड़ता, हर जगह पे लगा करके चेक करना पड़ता कहाँ पे r इंटीजर आ रहा है कहाँ पे नहीं, मतलब काफी ज्यादा लेंदी प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा इस तरह के प्रॉब्लम को कभी देगा नहीं, बट अगर देता भी है कहीं पे भी, अगर पावर छोटा करके भी अगर कहीं पे भी आपको टेस्ट करना चाहता है तो आप करके निकलोगे, याद रखना, क्योंकि लॉजिक आपको पूरा पूरा मैंने समझा दिया। करना क्या है, करना यही है, जितने का पावर चेक करना है, इधर कितने पावर आ सकता है, इधर कितने पावर आ सकता है देख लेना है, ठीक है ना। फिर x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, मतलब जितने भी वैरायटीज यहाँ पे हैं लिखोगे, मतलब नेट x का पावर समथिंग आने के लिए इधर कितना होना पड़ेगा, इधर कितना होना पड़ेगा, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करके कर लोगे। और अदरवाइज अगर एक को आप समेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो हो जाएगा समेशन में कन्वर्ट, और आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है, दोनों पे सोचना नहीं पड़ेगा, एक तो ऑलरेडी तैयार रहेगा, दूसरे वाले को सोचने से ही होगा। बट आप ये समझ रहे हो, समेशन तभी आप कर पाओगे जब पावर छोटा हो, मैक्सिमम 10 तक हो। उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो इतने नंबर टर्म अगर लिखने जाओगे तो 1 पेज 1.5 पेज लग जाएगा, जो जगह नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बड़ा प्रॉब्लम पूछा जाता है तो ऑब्वियसली ये एक लेंदी प्रॉब्लम है, हर बच्चा स्ट्रगल करेगा, हर बच्चा। ये IR 1 से लेकर के
10,000 तक सारे बच्चे स्ट्रगल करेंगे, बाकी का तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते 26 में चलते। देखो 26 में किस तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा उस चीज को एक बार आप सोचो। क्या आप यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे करोगे, अगर नहीं कर सकते हो तो क्या होगा, वो सब मेरे को बताना पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्या वाकई आप प्रोडक्ट वगैरह कर सकते हो यहाँ पे या नहीं कर सकते हो, वही चीज़ आपको सोचना है, यहाँ पे। ठीक है ना, वाकई आप प्रोडक्ट वगैरह कर सकते हो भी या नहीं। तो अगर आप तरीके से देखोगे दोस्त 26 पे, तो आप देखोगे कि सर 2 - x + 3x² होल पावर 6 है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि सर यहाँ पे तो फैक्टराइज वगैरह होने का कोई बात नहीं आ रहा है, ट्राइनोमियल है। फैक्टराइज अगर कर देता तो शायद कुछ ना कुछ मेरे को आसान हो जाता मेरे लिए। ठीक है, बट फैक्टराइज नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? नहीं हो रहा है तो कोई रास्ता है मेरे पास? कोई रास्ता नहीं है। ये वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हुआ था, अगर यहाँ पे फैक्टराइज नहीं हो रहा है, सारे रास्ते बंद हो गए, तो आपको बाइनोमियली एक्सपांड करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ता ब्लॉक हो गया आपके लिए। समझ आ रहा है ना? तो वही चीज आपको सीखना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 + 3x² - x × होल पावर 6, है ना भाई? इसको आप ऐसे भी लिख पाओगे बोलो तो। 2 + x अगर कॉमन ले लेता हूं तो 3x - 1 होल पावर 6। आया बात समझ में? अब ये बाइनोमियली एक्सपांड कर दो ना इसमें, फिर हर एक टर्म में चेक करो। वापस बोल रहा हूं, यहाँ पे अगर 6 के जगह पे 13, 14, 15 इस तरीके से बड़ा नंबर दे देता है तो ये भी एक लेंथी प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इस तरह का लेंथी प्रॉब्लम जानबूझ के एग्जाम में कभी नहीं देगा। अगर एग्जामिनर का मन कुछ और ही है तो दे देगा, और अगर आपको इस तरीके का लेंथी प्रॉब्लम दिख जाता है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई पहले छोड़ दो, पहले जो आसान है उनको निपटा दो, क्योंकि ये कंसेप्ट तो टफ नहीं है, बट लेंथी की वजह से ये टफ में काउंट हो जाएगा। समझा करो, ये कंपटीशन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम या फिर ओलंपियाड्स नहीं है भाई। ठीक है, उधर 6 प्रॉब्लम में 6 घंटा दे देगा, इधर इतना नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है ना? इधर टाइम का गेम है। ठीक है, एप्टीट्यूड नॉलेज तो चाहिए, एप्टीट्यूड प्लस टाइम फ्रेम के अंदर उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना वो भी चाहिए। अगर आपको आदत है हर क्वेश्चन आधा घंटा में करने का, तो थोड़ी ना IITG क्लियर कर पाओगे, इम्पॉसिबल है ना? टाइम का गेम है ये। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये क्या आ जाएगा, 6C0 2 ^ 6 × x, ऐसे चलेगा कुछ कहानी। ठीक है, प्लस 6C1 2 ^ 6 - 1 x × 3x - 1 होल पावर 1, प्लस 6C2 2 ^ 6 - 2 x × 3x - 1 होल पावर 2, प्लस 6C3 2 ^ 6 - 3 x × 3x - 1 होल पावर 3, प्लस 6C4 2 ^ 6 - 4 x × 3x - 1 होल पावर 4, प्लस 6C5 2 ^ 6 - 5 x × 3x - 1 होल पावर 5, प्लस 6C6 2 ^ 6 - 6 x × 3x - 1 होल पावर 6। चलिए, तो अभी आपको ढूंढना क्या है, किसका कॉफिशिएंट ढूंढना है? x⁴ का कॉफिशिएंट ढूंढना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई x⁴ मिलेगा? इम्पॉसिबल है, नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा? मेरे को नहीं लगता, नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे हाईएस्ट x² आएगा इंटू x³ आएगा मैक्सिमम, कोई चांस नहीं बनता। यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे मिल जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर होगा, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, एक तो आपके पास ऑलरेडी 6C2 × 2 ^ 4 आ चुका है, x² यहाँ पे है, और इसमें x² का कॉफिशिएंट देख लो। इसमें x² का कॉफिशिएंट कितना होगा, खुद से देख लो ना यार, इसमें x² का कॉफिशिएंट कितना होगा। इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो लिख सकता हूँ क्या, वही सोच रहा हूँ, लिखूँ क्या? मतलब आपको हिंट दे देता हूँ, आप ही कर लेना, मैं और लिख के क्या करूँ। ये तो कॉफिशिएंट ऑलरेडी मिल चुका है ना, यहाँ पे x²,
और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकाल दोगे, खत्म। और अभी अगर आपको उस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा मज़ा आता है ना कि 1 प्लस समथिंग हो या 1 माइनस समथिंग हो, ताकि डायरेक्टली अब चेक कर लो पहले वाले क्वेश्चंस में जैसे थे, तो आप एक खेल खेल सकते हो मेरे हिसाब से। आप यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेके 1 माइनस 3x कर सकते हो, ताकि यहाँ पे सारे जगह पे 1 माइनस 3x आ जाए और आप डायरेक्टली कमेंट कर पाओ। नहीं तो आप क्या कर, नहीं तो थोड़ा सा आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा। आपको क्या सोचना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपको x का पावर 1 का कॉफिशिएंट चाहिए, ठीक है ना। तो x का पावर 1 का अगर कॉफिशिएंट चाहिए तो x का पावर 1 कब मिलेगा? डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि x का पावर 1, यहाँ पे भी तो x का पावर 1 है ना। तो नहीं बोल सकते हो ऐसे कि फर्स्ट r का वैल्यू 1 पे ही x का पावर 1 मिल जाएगा और r का वैल्यू 1 मतलब सेकंड टर्म में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा सेकंड टर्म में। आप एक्सपांड करके देखो इसको, क्योंकि देखो ना सेकंड टर्म में ये नहीं मिलेगा। पहला एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, थर्ड टर्म में आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? क्योंकि जब आप x टू दी पावर लिखते हो तो x टू दी पावर r नहीं लिखते हो ना। x टू दी पावर तो मतलब 3x टू दी पावर तो n माइनस r लिखोगे ना आप। तो 3 माइनस आर इज इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। r का वैल्यू अगर 2 है तो कौन सा नंबर टर्म में मिलेगा? थर्ड टर्म में मिलेगा। समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो पुराना वाला उस जगह पे जो आपका कैलकुलेशन था आप डायरेक्टली कर रहे थे, है ना। 1 प्लस समथिंग अगर x का पावर 1 है तो मतलब x का पावर 6, अगर x टू दी पावर 6 का कॉफिशिएंट चाहिए तो r का वैल्यू 6 मान रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उधर x टू दी पावर आ रहा था एक्सपांशन में, क्योंकि x वाला टर्म सेकंड में था। अभी तो x वाला टर्म फर्स्ट में आ गया, तो x टू दी पावर n माइनस आर आएगा। अगर ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो तो रखो, अदरवाइज आप यहीं पे चेंज कर दो, अदरवाइज आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेके हर जगह पे चेंज कर दो, वो आपका चॉइस है। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देख लोगे, फिर यहाँ पे एक्स क्यूब तो आ गया, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट देख लोगे, फिर यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 तो आ गया, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 0 का कॉफिशिएंट देख लोगे, ठीक है। और यहाँ से तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है एक्स टू दी पावर 4, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो एक्स टू दी पावर 5 आ गया, यहाँ पे मिनिमम भी तो कांस्टेंट तो आएगा ही ना। तो यहाँ पे नेट एक्स टू दी पावर 5 से ज़्यादा ही होगा, यहाँ पे भी एक्स टू दी पावर 6 से ज़्यादा ही होगा। तो ये दोनों पे तो पॉसिबल होगा ही नहीं अगेन, ठीक है। तो अगर पॉसिबल होना है तो यहाँ पे और यहाँ पे ही पॉसिबल होगा एक्स टू दी पावर 4। तो तीनों जगह पे अगर आप माइनस कॉमन लेके करना चाहते हो तो करो, अगर आप डायरेक्टली n माइनस आर को ध्यान रख के कर पाओगे तो भी करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। और ऊपर से अगर आप माइनस प्लस ना करके इसको अगर माइनस एक्स कॉमन लेके करना चाहते हो तो भी करो। तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी करो, फाइनल आंसर निकालो। और ये सब मत भूलिएगा, ये सारे के सारे कॉफिशिएंट में काउंट होगा। इधर वाला पूरा नेट कॉफिशिएंट प्लस इधर वाला पूरा नेट कॉफिशिएंट प्लस इधर वाला पूरा नेट कॉफिशिएंट, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप समझ रहे हो कि अगर इस तरीके से फैक्टराइज फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, जहां पे आप प्रोडक्ट से खेल नहीं खेल पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियली एक्सपांड करना पड़ेगा और करके फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं सफिशिएंट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा दी आपको इस पैटर्न में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना। आराम से आप स्मूथली चीज़ों को कर पाओ और बहुत ही ईजिली आप चीज़ों को हैंडल कर लो, ठीक है। बात समझ में आया ना? तो अभी किस जगह पे क्या करना है, कैसे सोचना है, कॉफिशिएंट निकालने का टेक्निक, वो मेरे ख्याल से सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गया और आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग और कुछ नए वेराइटीज़ में चलते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वैरायटी में चलते चलिए। नेक्स्ट वैरायटी में चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, फाइंड सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन। जितना भी इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स आएगा उन सभी का कॉफिशिएंट का समेशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको अगर मैं एक्सपांड करके देखूं तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, एक बार देख लेते जरा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स आपको चाहिए क्या, आपको मतलब सिर्फ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स से ही है। तो ये क्या आएगा, अगर मैं लिखूं सबसे पहले 40c0, ठीक है, 1 टू दी पावर 40 माइनस 0 इंटू 2 रूट एक्स टू दी पावर 40 माइनस 0, ठीक है। बात समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। प्लस 40c1 इंटू 2 रूट एक्स टू दी पावर 40 माइनस 1 दैट इज 31, और 1 टू दी पावर समथिंग उसको तो और लिख के क्या, सॉरी ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 40c2, ये सेकेंड पोजीशन में है ना, तो 2 रूट एक्स पावर 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा अप टू कहाँ तक,
40c 40 तक, तो ये आ जाएगा 2√x टू दी पावर 40। बात समझ आया? क्लियर है? चलो अभी अगर मैं x का इंटीग्रल पावर ढूंढना चाहता हूं तो एक चीज तो क्लियरली आप समझ सकते हो, ये तो बहुत ही इजी पैटर्न दिया हुआ है कि अगर x का इंटीग्रल पावर चाहता हूं दोस्त, ठीक है ना, अगर मैं x का इंटीग्रल पावर चाहता हूं तो √x का पावर क्या होना पड़ेगा? इवन होना पड़ेगा। ये तो आप समझते हो, बहुत ही आसानी से ये चीज क्लियर होगा आपको मेरे ख्याल से कि भाई √x का पावर यहाँ पे इवन होना पड़ेगा। अगर √x का पावर इवन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, √x का पावर इवन होना पड़ेगा x का इंटीग्रल। अगर √x का पावर ऑड हो जाता है ना, 1 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 39 तक कुछ भी अगर आ जाता है तो x का पावर कभी भी इंटीग्रल नहीं आएगा। ये आप समझ रहे हो। तो आपको किन टर्म से मतलब है? आपको इस टर्म से मतलब है, आपको इस टर्म से मतलब है, आपको इससे मतलब है, 4 6 ये सारे टर्म से आपको मतलब है। मतलब आपको फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, है ना, 41st टर्म, ऑड टर्म से मतलब है। ऑड टर्म में ही तो इवन पावर आ रहा है ना, तो इसीलिए ऑड टर्म से आपको मतलब है। इवन टर्म में ऑड पावर आ रहा है और ऑड टर्म में इवन पावर आ रहा है, मतलब √x का बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको इससे मतलब है। तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे क्या सोच सकते हो? पहले ना मैं इस √x को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, कुछ भी मान लो। ठीक है, पहले इसको झंझट हटाते हैं। √x को मान लो मैंने a मान लिया, क्योंकि √x मेरे को पसंद नहीं आ रहा है यहाँ पे रख के क्या करें, तो √x को मान लेते, a मान लेते। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 1 + 2a, ठीक है, होल टू द पावर 40 is 0, 2a होल टू द पावर 0 प्लस 40c1 2a होल पावर 1 प्लस डॉट 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 40c40 2a होल टू द पावर 40। आ रहा है बात समझ में? बहुत बढ़िया, क्लियर है? बोलो। अभी देखो, अभी आपको किससे मतलब था? √x का इवन पावर मतलब a का इवन पावर से मतलब है। अगर आपको a का इवन पावर से मतलब है, अगर आपको a का इवन पावर से मतलब है, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे? फाइंड द सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स। मतलब कौन से कॉफिशिएंट से आपको मतलब है? ये सारे कॉफिशिएंट से आपको मतलब है। उसके अगला वाला जो आएगा, ये वाला जो आएगा यहाँ पे। तो अगर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि ये सब कॉफिशिएंट का समेशन कैसे निकालता है, जो ऑलरेडी हम अलग से एक टॉपिक बना के पढ़ेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया तो मैं फील दिला देता हूँ थोड़ा। तो अपन ऐसे कर सकते हैं ना भाई कि एक बार मैं a का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ सारे जगह पे, और एक बार मैं a का वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ सारे जगह पे। ठीक है, एक बार मैं a का वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ सारी जगह पे, और एक बार मैं a का वैल्यू -1 पुट कर देता हूँ सारी जगह पे। पॉसिबल तो होगा ना ये चीज? बात समझ आ रहा है ना? चलो, तो अगर ऐसा है तो आप पुट कर दो, a का वैल्यू एक बार 1 और एक का वैल्यू एक बार -1, तो ये पूरा 2 सीरीज आ जाएगा। फिर दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो शायद ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, और सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स आपको, सॉरी, सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ x मिल जाएगा। इन सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, इसका मतलब ही क्या है? सम ऑफ coefficient of all integral powers of x, of all integral powers of x, इसका मीनिंग ही क्या है? इसका मीनिंग ही है sum of coefficient of all even powers of a, even powers of a, यही तो है ना इसका मतलब? बिल्कुल। तो अगर अपन a का वैल्यू 1 डालते हैं तो क्या आएगा? 3 टू द पावर 40। जवाब में क्या मिलेगा? 40c0 प्लस 40c1 इंटू 2 प्लस 40c2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस डॉट 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 40c40 इंटू 2 टू द पावर 40। ठीक है, और अगर मैं a का वैल्यू -1 डाल देता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा? -1 टू द पावर 41 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ 40c0 माइनस 40c1 इंटू 2 प्लस 40c2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस, फिर ऐसे करते करते आखिरी वाला प्लस, इस तरीके से चलेगा। अभी अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि ये कितना आ जाएगा?
3 पावर 40 प्लस 1 आ जाएगा, और इधर 2 टाइम्स ऑफ 40c0 प्लस 40c2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 40c4 इंटू 2 पावर 3 प्लस 40c40 इंटू 2 पावर 40। यही आपको निकालना था, यही तो आपको निकालना था ना, इतना बड़ा जो समीशन है यही आपको निकालना था, जो आप शायद मैन्युअली कभी निकाल नहीं पाते, तो उसी का आंसर आपको मिल गया। तो यही क्या हुआ, 2 इंटू सम ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, यही तो हो गया ना, इंटीग्रल पावर्स ऑफ x। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 3 पावर 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आया बात समझ में? तो वही चीज आप कितना स्मार्टली निकाल दिए यूजिंग बाइनोमियल सीरीज। बात समझ आ रहा है ना? तो यहीं से इंट्रोडक्शन होता है बाइनोमियल सीरीज का कैलकुलेशन का, इसी प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बताया था कि किस तरीके से अपन सोचेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। इसी तरीके से अपन करेंगे पूरा प्रॉब्लम को, बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अभी अगर मेरे को उन सारे कॉफिशिएंट का समेशन पूछता जो इंटीग्रल पावर नहीं, इरेशनल पावर्स ऑफ एक्स अगर होता, यहाँ पे अगर इरेशनल वर्ड यूज कर देता, तो उसी जगह पे मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा होता, डिफरेंस कर रहा होता। अगर डिफरेंस करता तो ये सारे का समेशन आ जाता और सारे के सारे ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाते और इरेशनल पावर वाले ट्वाइस में आ जाता। तो उसका आंसर भी लगभग 3 पावर 40 माइनस 1/2 आता, और इसका आंसर 3 पावर 40 प्लस 1/2 आया। ठीक है, अभी 3 पावर 40 आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपको इसी फॉर्मेट में दिख जाएगा। बात समझ में आया ना, ऑप्शन आपको इसी फॉर्मेट में दिख जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात समझ आ रहा है आपको, क्लियर है? तो बस वही चीज आपको सोचना है दोस्त, अकॉर्डिंगली। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो आप मेरे ख्याल से, है ना। तो देखो अभी मैं एक आध पॉज लेता हूँ, पॉज लेकर के रिमेनिंग और कुछ क्वेश्चंस लिख के आगे के क्वेश्चंस एक साथ आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे और मान लीजिए 4 क्वेश्चन बाकी रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐड करके फिर मैं एक साथ आपको बता देता हूँ। तो चलिए हमने कुछ और क्वेश्चंस नोट कर दिए यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन, तो एक साथ रिमेनिंग सारे प्रॉब्लम्स आपको बता देता हूँ, है ना। तो देखो लास्ट प्रॉब्लम में कुछ अच्छे बच्चे मेरे को क्लास में पूछते रहते कि सर सेकंड वाले केस में जब आपने रूट एक्स को -1 पुट कर दिया तो क्या ये सही था क्या, क्योंकि रूट एक्स -1 कोई रियल वैल्यूज़ के लिए तो हो नहीं सकता, बट किसी कम्प्लेक्स वैल्यू के लिए शायद होगा, तो इसीलिए अपन ने पुट किया। कोई कम्प्लेक्स वैल्यू अगर आएगा भी सीरीज एक्सपांशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का थॉट आपको इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे यही रहा होगा कि अपन बाइनोमियल एक्सपांशन में कॉफिशिएंट के समेशन कैसे निकालें। अगर उसको डिफाइन करना चाहते हैं वो क्यूब रूट ऑफ एक्स यहाँ पे दे सकते थे, वो डिफाइंड हो जाता पूरा, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वही थॉट रहा होगा एग्जैक्टली, है ना, जिसके लिए अपन सॉल्व किए, है ना। बट क्यूब रूट अगर देते तो अगेन हमें 1 और -1 पुट करके तो निकाल नहीं पाते, तो क्या पुट कर सकते थे, या फिर सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा टफ हो जाता। इसीलिए थॉट क्या था, मे बी ये क्वेश्चन एक प्रकार के रॉन्ग भी बोल सकते हो, बट थॉट क्या था इसके पीछे आप क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं बोल सकते, बट जो अप्रोच हमने अपनाए वो गलत बोल सकते हो टेक्निकली अगर आप देखना चाहते हो तो। बट फिर भी आप अगर आंसर निकालने का बात आए तब तो निकाल सकते हो अकॉर्डिंगली, और या तो आप x को कम्प्लेक्स वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28, यहां पे आपको डायरेक्टली बोला जा रहा है कि कितने टर्म ऐसे होंगे इसमें जो इंटीजर्स होंगे, विच आर इंटीजर्स। अच्छा, तो इंटीजर्स होने के लिए पावर क्या होना पड़ेगा, पावर को भी तो पहले इंटीजर होना पड़ेगा ना। तो पावर जब तक इंटीजर नहीं होगा तब तक टर्म कैसे इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, पूरा चीज में आप जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखोगे तो अपना आप चीजें मालूम होना शुरू हो जाएगा। तो 4th रूट ऑफ 9 प्लस 6th रूट ऑफ 8 होल पावर 500। ठीक है, तो पहले अपन अगर जनरल टर्म लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 500 CR 4th रूट ऑफ 9 होल पावर 500 माइनस R इंटू 6th रूट ऑफ 8 होल पावर R। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। चलिए, तो यहां से आपको मिलेगा 500 CR
9 टू दी पावर 500 माइनस आर अपॉन 4, ठीक है, एंड टू 8 टू दी पावर आर अपॉन 6। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9 को आप 3 स्क्वायर भी लिख सकते थे, है ना, तो ये 3 टू दी पावर 500 माइनस आर अपॉन 2 हो जाता, इनटू ये आपका r बाई 2 हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो कर दो। 500 CR 3 पावर 250 माइनस r बाई 2, है ना, और इधर आ जाएगा आपको मान लो 2 पावर r बाई 2। अभी देखो, अभी आपको पूरा पूरा टोटली इंस्पेक्शन से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपने जनरल टर्म लिख दिए। अभी आपको चाहिए क्या कि वो सारे टर्म चाहिए, कितने ऐसे टर्म होगा जो इंटीजर होगा वो आपको निकालने को बोला गया है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, एग्जैक्टली हमें ढूंढना है कि कितने टर्म इंटीजर होगा, और इंटीजर होने के लिए सबसे पहले ये जो पावर्स है उनको क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। अगर ये पावर्स फ्रैक्शन में आ गए तो ये इंटीजर्स कैसे हो सकता है, एंड हेंस टर्म जो होगा वो इंटीजर का भी नहीं होगा, क्योंकि एनसीआर तो हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, ये तो हमेशा नेचुरल होगा, ठीक है ना। अभी इन दोनों को इंटीजर होने से ही हो गया, तो जिस जिस टर्म में ये दोनों पावर इंटीजर हो रहा है वही टर्म आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आर का वैल्यू क्या सेट कर सकते हो इंटीजर पावर के लिए, आप सोचिएगा एक बार। अगर मैं आर का वैल्यू, अच्छा पहले यहां पे देखो, यहां पे आर पावर इंटीजर होने के लिए आर बाई 2 को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। आर बाई 2 को इंटीजर होने के लिए आर को क्या होना पड़ेगा, आर को इवन इंटीजर होना पड़ेगा। और आर मैक्सिमम क्या हो सकता है, 500 उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि हमेशा n से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, और होल नंबर होता है मतलब 0 से बड़ा। तो r का रेंज तो हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और n से छोटा होता है, ये सभी जानते हो एनसीआर में। तो r का इतना पॉसिबिलिटी मिल गया। तो अगर मैं बोलूं कि इस चीज को इंटीजर आंसर देना है, अगर पूरा पूरा इंटीजर चाहिए तो दोनों, पूरा टर्म अगर इंटीजर चाहिए तो दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा। अगर ये इंटीजर आंसर देना चाहता है तो r का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर कितना होगा, 0 2 4 यहां से लेकर के 500 तक। बात समझ में आ रहा है ना। तो 2 से 500 तक 250 हो जाता है, एक और 0 आ गया तो टोटल 251 टर्म्स होगा। अभी मेरे को ये देखना पड़ेगा क्या ये 251 टर्म्स पे इनके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनके बाहर अगर हुआ तो ये फ्रैक्शनल पावर हो जाएगा जो कि इंटीजर आंसर नहीं देगा। तो अभी मेरे को ये देखना है कि इन सब में क्या ये भी इंटीजर देता है, बिल्कुल देगा। सोच के देखो, r बाई 2 इन सब में क्या होगा, 0 से 250 तक वेरी करेगा। अगर r बाई 2 इन सारे r के वैल्यूज के लिए r बाई 2 क्या होगा, 0 से 250 तक वेरी करेगा। और अगर r बाई 2 0 से 250 तक इंटीजर वैल्यू होता है तो ऑब्वियसली 250 माइनस इंटीजर तो इंटीजर ही होगा ना, तो इसका पावर भी इंटीजर आएगा इन सारे वैल्यूज के लिए। मतलब इन सारे वैल्यूज के लिए आपका पूरा टर्म जो भी आएगा वो इंटीजर आएगा। तो टोटल इंटीजर पावर वाला कितना टर्म हो जाएगा, 251 टर्म्स हो जाएगा। बात समझ में आया। और यही इसी प्रकार का क्वेश्चन का जो थॉट है वो मैंने यहाँ पे नोट पे लिखा करके दिया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हाउ टू फाइंड फ्री फ्रॉम रेडिकल टर्म्स और रैशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ a पावर 1/p प्लस b पावर 1/q होल पावर n। क्योंकि रैशनल टर्म आपको तभी मिलेगा जब पावर इंटीजर होगा, ये चीज आप समझते हो। पावर अगर नॉन इंटीजर दैट इज फ्रैक्शन अगर हो गया, 3/2 आ गया, तब तो ये स्क्वायर रूट वाले चीज में आ जाएगा ना, तो ये इरेशनल हो जाएगा। आप समझ रहे हो अकॉर्डिंगली। जहां पे ए बी क्या है, प्राइम है, तो आपको वही थॉट बोला गया है, ठीक है ना। ए बी को आप प्राइम में कन्वर्ट करके देन सिंप्लीफाई करो, बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 3 स्क्वायर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है ना। अगर नहीं करते तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता और, ठीक है। तो बेटर है कि आप पहले उसमें प्राइम में कन्वर्ट कर दो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, एंड देन सोचना स्टार्ट करो आप। तो सोचने का तरीका क्या है, आप पहले जनरल टर्म लिख दो और फिर r का वैल्यू तो यहां से यहां तक वेरी करेगा, तो बाय इंस्पेक्शन पुटिंग द वैल्यू ऑफ r चेक कर लो कि इंडाइसेस दैट इज पावर ऑफ a एंड b जो है वो इंटीजर किस r का वैल्यू के लिए हो रहा है। दोनों का पावर इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। तो वही एग्जैक्टली थॉट है, ये थॉट है, ये एग्जाम्पल है, हो गया काम, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके एक और एग्जाम्पल दिया गया है, उनको मैं बता देता हूँ एक आध बार आपको, तो और क्लियर हो जाएगा आपका। चलो नोट कर लो, पॉज करके इसको नोट कर लो, सारे थॉट कंसेप्ट लिख करके रखो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे तो यहाँ पे ए बी प्राइम दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो 29 अगर मैं बोलूँ सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स बोला है निकालने को, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स,
तो अगर सम निकालने चाहता हूं तो मेरे को एग्जैक्टली टर्म निकालना पड़ जाएगा ना, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बराबर पड़ेगा। तो अगर मैं जनरल टर्म लिखता हूं सबसे पहले तो क्या आएगा 15CR 3 to the power 15 minus R by 5 है ना, इंटू 2 to the power R by 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15CR 3 to the power 3 minus R by 5 इंटू 2 to the power R by 3। ठीक है, तो R का वैल्यू आप देख सकते हो 0 से 15 तक होगा मैक्सिमम। ये छोटा है इसीलिए सम निकालने बोल दिया, अगर बड़ा होता तो सम नहीं बोलता। ठीक है ना, पहले वाले क्वेश्चन में सम थोड़ी ना निकाल सकते, इतना बड़ा आंसर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपन बोल सकते हैं ना कि देखो यहाँ पे तो बड़ा आसान है कि अगर इन दोनों का पावर को 3 और 2 का पावर इंटीजर होना है तो इन दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, और इन दोनों को अगर इंटीजर होना है तो आर के पास दो ही ऑप्शन होगा, एक 15 का मल्टीपल होना पड़ेगा, सीधा सीधा 3 और 5 का एलसीएम का मल्टीपल होना पड़ेगा। दैट इज या तो 0 होगा या तो 15 होगा। ये सब ऑलरेडी आप बचपन में करके आए हो। तो 0 और 15 के अलावा किसी ऑप्शन में मेरे को नहीं लगता कि पावर इंटीजर आ जाएगा। अगर एक आ जाए तो दूसरा नहीं आएगा, अगर दूसरा आ जाए तो ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू 0 और आर का वैल्यू 15, मतलब क्या कि इंटीजर पावर वाले टर्म कौन कौन से है, इंटीजर टर्म्स कंटेनिंग इंटीग्रल पावर्स आर फर्स्ट 0 मतलब कि r + 1 0 + 1 फर्स्ट एंड 16th टर्म, दैट इज फर्स्ट और लास्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म निकाल करके समेशन कर दो एंड देयर सम इज इक्वल टू T1 + T16। खत्म बात। T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा 15C0 3 to the power 1/5 whole to the power 15 into 2 to the power 1/3 whole power 0 प्लस क्या बोल रहा हूँ, हाँ 15C0 3 to the power 1/5 सॉरी 15 से 15 होगा इंटू 2 पावर 1/3 होल पावर 15। ठीक है, तो यहाँ से 1 आ गया, ये हो जाएगा आपका लगभग 3 क्यूब 27, और ये भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए कितना होगा, अच्छा ये तो 0 होगा ना, 15 - 15, ये हो जाएगा आपका 2 पावर 5 32 और 27 मिलकर के कितना हो जाएगा जनाब 59 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रहा है, क्लियर है बोला। तो अगर टेक्निक आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चन करते कैसे, सोचते कैसे, बेसिकली आपको अगर मैं ये नोट नहीं भी बताता, होमवर्क में देता, तो भी शायद आप कर जाती है क्वेश्चन, कोई इसमें इशू नहीं था खास, सोच लेते बच्चे लगभग इसमें। ठीक है, तो चलिए ये एक पैटर्न मैंने बता दिया, तो रैशनल टर्म वाले भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके शीट में आपको मौजूद मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 से ज़्यादा टर्म दे देता हूँ तो मल्टीनोमियल का कंसेप्ट भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ आपको कराया जाएगा। ठीक है, आप देखते जाओ, है ना, फिर आप पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद बोलना कि आपका कंसेप्ट कितना बना कितना नहीं बना। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, साइन एक्स आ सकता है टर्म में। ठीक है ना, एक्स नहीं होना चाहिए, बस समझना। ये नहीं बोला जा रहा है कि एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स का पावर नहीं होना चाहिए, साइन एक्स कॉस एक्स आ सकता है। ठीक है, चलो तो आप पहले जनरल टर्म लिख दो। क्या करोगे आप, पहले जनरल टर्म लिख दो, तो ये आ जाएगा 10CR x इंटू साइन एक्स, ठीक है, होल टू द पावर 10 - R इंटू कोस एक्स बाई एक्स होल टू द पावर R। बात समझ आ रहा है। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो ये कितना हो जाएगा 10CR x टू द पावर 10 - 2R, और यहां पे हो जाएगा साइन एक्स पावर 10 - R इंटू कोस एक्स पावर R। तो अगर मैं बोलूं फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फॉर टर्म इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स हम क्या बोलेंगे 10 - 2R, एक्स का पावर 0 होना चाहिए, मतलब R का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया। दैट इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज 6th टर्म हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 10C5 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल टू द पावर 5। अभी इसी टर्म का आपको क्या निकालने बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने बोला है। इसी टर्म का आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने बोला गया है। तो इसी टर्म का ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखा दिया गया।
tan C5, यहाँ से साइन और कॉस को प्रोडक्ट करके एक साइन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये sin 2x/2 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, tan C5 इंटू sin 2x होल टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलो, तो tan C5 sin 2x होल पावर 5/2 पावर 5, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे सोचे प्रॉपरली तो क्या करेंगे बोलो, तो क्या करेंगे, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू का अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, है ना, मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई साइन ऑफ समथिंग जो होगा वो तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा ना। बात समझ में आया। एज ए साइन ऑफ 2x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई साइन 2x होल टू द पावर 5 का जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो भी कितना होगा, 1 ही होगा, है ना, 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं बोला उसमें, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो अभी tan C5/2 पावर 5 से, तो मिल जाएगा ना इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, tan C5/2 पावर 5, ठीक है, क्लियर है। तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दैट, मतलब क्या कि दिस इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दैट टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर डायरेक्टली लिख दो ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। बात समझ आया ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। बात समझ आया, क्लियर है, क्योंकि sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। साइन कोसाइन फंक्शन का वैल्यू 1 को कभी एक्सीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्लियर है। तो दिस इज द आंसर। tan C5 कैलकुलेट करना चाहते हो कर लीजिएगा, 2 पावर 5 तो 32 होता है, क्लियर है, या फिर ऑप्शन आपको इसी पैटर्न में दिख सकता है। तो यहाँ पे स्लाइटली ट्रिगो का कंसेप्ट यूज हो गया, ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन आप बोल सकते हो। x बिलोंग्स टू r दिया गया है, क्यों जानते हो, क्योंकि x बिलोंग्स टू r के लिए ही sin 2x लेस देन इक्वल टू 1 होता है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x अगर बोला गया तभी हम बोलेंगे कि sin 2x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर x को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है तो हम जरूरी नहीं है कि sin 2x का ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ x का वैल्यू जो है वो मान लो आपका कहाँ से कहाँ तक बोलूँ, मान लीजिए 0 से π/4 45 डिग्री तक है, तो उस केस में, या फिर 0 से π/6 बोल देते, तो उस केस में तो ट्वाइस x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/3 तक होगा, तब तो sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू sin π/3 होगा, दैट इज √3/2, ठीक है ना। तो उस वक्त तो मैं 1 नहीं बोल पाऊंगा ना, तो ये मैं तभी लिख पाऊंगा जब x का वैल्यू रियल दिया हुआ रहेगा, या फिर ऐसा इंटरवल दिया हुआ रहेगा जहां पे sin 2x 1 हो रहा है। ऐसा मैं अगर इंटरवल आपको दे देता हूं इस तरीके से जहां पे sin 2x कभी 1 हो ही नहीं रहा है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 कैसे आएगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए वैसा इंटरवल उन्होंने चूज करके नहीं दिया, उन्होंने फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दे दिया। तो अगर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दे दिया गया है तो कभी ना कभी तो sin 2x 1 हो ही जाएगा ना, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो उसका 1 ही होगा, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, क्लियर है, समझ में आया ना। चलो, तो इस चीज को समझिएगा, इस कंसेप्ट को, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन का और बाइनोमियल का अच्छा कंसेप्ट मिक्स किया गया है। सिंपल जेईई मेन बेस्ड प्रॉब्लम है, एडवांस में नहीं आ सकता है ये सब प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आने से वो आ भी सकता है, अगर इजी प्रॉब्लम उनका देने का मन है तो दे भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं बोला, ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं और उनको ध्यान से समझते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट एक सिंपल बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके, देखो कैसे करेंगे। 47C4, ठीक है, उसके साथ सिग्मा में दिया गया है j इज इक्वल टू 1 से 5 और 52 माइनस JC3। आया बात समझ में। तो अभी अगर मैं इसको एक्सपांड करना स्टार्ट कर दूं, बड़ा आसान है यार, आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1 रख दूंगा तो 51C3 आ जाएगा, 2 रख दूंगा तो 50C3 आ जाएगा, 3 रख दूंगा तो फिर 49C3 आ जाएगा, 4 48C3 और 5 रखूंगा तो 47C3। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, NCR प्लस NCR माइनस 1, दिख रहा है ना। तो ये n+1CR आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ये क्लब होकर के क्या आ जाएगा, 49C4, फिर 50C4, फिर 51C4, फिर 52C4,
डायरेक्टली ऑरेली हो गया कि आंसर 52C4 है। तो x/y का आंसर क्या हो जाएगा 52/4 है। क्या ये कैंसिल होता है? हाँ बिल्कुल कैंसिल होता है, आंसर विल बी 13। क्लियर? बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। तो ये ऐसा प्रॉब्लम आपका होमवर्क में ही रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। फिर भी मैंने कर ही दिया लगभग, मान लो यही प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है। जिस तरीके का प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आपको यूज़ करा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, बहुत सारे ये सब मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ आपको कराया, बहुत सारे क्वेश्चंस में कराया। क्लियर है? चलिए आगे जो हमने 3 क्वेश्चन लिखा, उन 3 क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ये दोनों चीज मैं सिखा चुका हूं। रेशियो दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकालना है, बिल्कुल ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर मैं अगला क्वेश्चन में देखूं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 25 इन द एक्सपांशन ऑफ एक्सप्रेशन दिस। ठीक है ना, तो इसका एक्सपांशन में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, देखो इसको आपको एक्सपांड करना पड़ेगा बोला पूरा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 25। ठीक है, थोड़ा सोचिएगा, एक बार पॉज करके जरूर सोचिएगा, है ना। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये पैटर्न, ये क्या पैटर्न आपको दिख रहा है, मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि भाई 50CR NCR, है ना, x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r, ऐसा पैटर्न दिख रहा है ना, और सिग्मा लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा एक्सपांशन दिया होगा, घुमा के आपको एक्सपांशन दिया गया है। ये कौन सा एक्सपांशन है, x प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपांशन। बात समझ में आया ना। इनको अगर x और इनको अगर y मान लेते तो वही एक्सपांशन दिया गया है ना। तो 2x माइनस एक्स x हो गया, और 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया। दैट इज x माइनस 1 होल टू द पावर 50 में आपको क्या निकालना है, x टू द पावर 25 का कोफिशिएंट निकालना है, जो आपके लिए काफी ज्यादा आसान है, आप निकाल ही सकते हो। ठीक है ना। अब जनरल टर्म लिख दीजिए यहाँ पे, 50CR x टू द पावर 50 माइनस r इंटू माइनस 1 टू द पावर r। तो आप x टू द पावर 25 का कोफिशिएंट के लिए 50 माइनस r इज इक्वल टू 25, तो r का वैल्यू 25 आएगा। तो r अगर 25 हो जाएगा तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 50C 25, यहाँ पे तो x टू द पावर 25 और माइनस 1 टू द पावर 25 तो माइनस रहेगा। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बस पकड़ना था यहाँ पे कि ये समीशन फॉर्मेट में दिया हुआ है, उससे आपको एक्सपांशन पकड़ना था। अगर आप इसी को उधर मल्टीप्लाई करके r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 1, r का वैल्यू 2 वगैरह रखना स्टार्ट कर दिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग थियरी में पढ़ाते वक्त वो समीशन वाला फॉर्मेट भी बता के देते हैं, ताकि इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही आसानी से आप कैच कर लो। ठीक है, बात समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो तो लास्ट एक क्वेश्चन बच रहा है, वो क्वेश्चन बता देता हूं तो खत्म हो जाएगा आज के लिए यहाँ तक, है ना। सफिशिएंट है, समय भी हो चुका है, 1.5 घंटा लगभग हो गया होगा। चलो 32 जो क्वेश्चन है, ये देखो एक कॉमन क्वेश्चन है। ये मेरे टाइम में शायद मैं जब दिया था जेई, उससे पहले साल को शायद आया था ये एग्जाम में। ठीक है, बहुत पहले, आज से 8-9 साल हो गया होगा। ठीक है, तो उस वक्त ये पूछा गया था। तो बहुत सारे इस क्वेश्चन का हिस्ट्री भी है, मतलब ये सबसे पहले मैंने बंसल का टेस्ट सीरीज में देखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, और बाद में जब मैं टीचर बना था मेरे को पता चला कि ये कॉपीड क्वेश्चन है। मैंने पहले सोचा कि ये बनाया गया क्वेश्चन है किसी टीचर द्वारा। बेसिकली ये क्वेश्चन मेरे को प्रीलिप में मिला। ठीक है ना, प्रीलिप को से ये कॉपीड है, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं दिखा देता आपको। जो प्रीलिप को आप लोग सॉल्व करते हो, है ना, वही प्रीलिप का क्वेश्चन है, वी गौरव जिसको बोलते हैं, है ना। तो प्रीलिको में सेम इसी काइंड में क्वेश्चन है, और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन उठा करके टेस्ट सीरीज में भी डाला गया था और जेई में भी पूछा गया था एग्जैक्टली। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है ना। लगभग दोनों क्वेश्चन का नेचर सेम है, पैटर्न सेम है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है ना। तो चलिए करते हैं। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ठीक है, इसका एक्सपांशन में कौन सा टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इस एक्सपांशन को आप देख रहे हो, बहुत अच्छे से देख रहे हो मेरे हिसाब से। आपको डर तो लग रहा होगा कि बोले सर छोटे छोटे एक्सपांशन ही हमसे संभाला नहीं जाता है, आप कहाँ से उठा करके क्या लेकर के आ गए। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा पैशंस रखो, पैशंस रखो, सक्सेस आपको मिलेगा। रातों रात ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलता है दोस्त। लगे रहना पड़ता है चीज़ों के साथ, फेलियर्स को देखना पड़ता है, तब होता है। और ये किताबी मोटिवेशन है जो आपको ऑलरेडी मालूम है, मेरे को बता के कोई फायदा नहीं।
थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने बोला कि गंदा एक्सप्रेशन अगर है तो ट्राई टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आप सिंप्लीफाई करने का प्रयास करो, उसको देखोगे आपको कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा, और वही हल मिल रहा होगा यहाँ पे। ये a+b होल स्क्वायर का एक्सपांशन बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, x पावर 1/3 + 2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और 5 मिलकर के 10 बन जाएगा। एक बार आप जरूर ट्राई मार के देख सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे आसान दिमाग, a - b a² + ab + b²। इसीलिए बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है, समझे ना। नहीं तो हम लोग का कोई शौक नहीं आता है कि फैक्टराइजेशन जाके क्लास 11 का बच्चे को पढ़ाए। समझ में आ रहा है। ये सब फंडा जो है ना, वो बेसिक मैथ्स पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज भी हो जाता है और थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाता है। तो a - b × a² + ab + b² अगर करे तो ये कितना आ जाएगा लगभग, ये आप समझ ही रहे हो कि ये a³ - b³ का एक्सपांशन है। बात समझ आ रहा है। चलिए ऊपर कितना आ जाएगा, x पावर 2/3 + x पावर 1/3 + 1 + x पावर 1/3 - 1 और होल पावर -9। तो ये दोनों कैंसिल हो गया दोस्त। ये आ जाएगा x³ - 1। ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा, x³ - 1। ठीक बात है, ठीक बात है, कोई इशू नहीं। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते देखते ना कहाँ तक सिंप्लीफाई करके पहुंच पाते हैं हम लोग। तो ये x³ - 1 का होल पावर 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से इसको अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूंगा, x² 2/3 + 2x² 1/3। यहाँ से x² 1/3 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा क्या, x² 1/3 + 2, तो होल पावर 9, और यहाँ पे भी होल पावर 9 हो जाएगा। सही है। तो ये और ये सेम आ गया, देख लो आप। तो ये कितना बन जाएगा, x⁻19 बन जाएगा। और यहाँ पे x³ आ गया, और नीचे वाले पे कितना आ रहा है, x³ - 1 होल टू द पावर 9 बच रहा है। ठीक है। तो अभी आपको क्या निकालना है जनाब, अभी आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है। बात समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर अभी आपको चाहिए, अभी अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, यहां से सोचो, जरा सोचो क्या करोगे, क्या खेल खेलोगे आप। ठीक है ना। अभी आप क्या खेल खेलोगे यहां से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालने के लिए। ठीक है। फर्दर आप क्या सोच सकते हो, बोलो एक बार। अगर मैं यहां से डायरेक्टली बात करूं तो x पावर 1/3, हाँ x³ आ गया, x³ - 1 बराबर होल पावर 9। सही है, सही है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का अगर मैं बात करूं भी तो क्या करना होगा, है ना दोस्त, क्या करना होगा, यही सोचना है क्या करना होगा। अगर इसको अगर मैं एक्सपांड करूं, है ना, तो नीचे अभी वही काउंट करना पड़ जाएगा, नहीं आपको, वही चीज़ बोल रहा हूँ, काउंट करना पड़ जाएगा। ऊपर में क्या पावर पॉसिबल हो सकता है, नीचे क्या पावर पॉसिबल हो सकता है, वो निकालना पड़ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे x का पावर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, r/3 आएगा ना, r/3, है ना। जनरल टर्म अगर लिखता हूँ तो x पावर 1/3 होल पावर r अगर लिखता हूँ तो r/3, मतलब इसको इंटरचेंज कर दो ना, इस चीज़ में देख लो आप। 2 + x पावर 1/3 होल पावर 19 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं लिखता हूँ जनरल टर्म अगर लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 19cr 2 पावर 19 - r इंटू एक्स पावर 1/3 होल पावर कितना, होल पावर कितना दोस्त, कितना कितना कितना, बोलो बोलो बोलो, होल पावर r, तो r/3। ठीक है। तभी r का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 19 तक। तो 0 से 19 तक किस प्रकार की पावर्स आ सकता है। अगर मैं 0 रखूंगा तो पहले तो x⁻0 आएगा, 1 रखूंगा तो x⁻1/3 आएगा, 2 रखूंगा 2/3 आएगा, 3 रखूंगा 1 आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर 2 आएगा, तो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, 19/3 से पहले 18/3 x⁻6 और उसके बाद x⁻19/3, इतना आ सकता है। वैराइटीज, इतने सारे वैराइटीज पॉसिबल है। और नीचे अगर मैं बात करूँ तब तो नीचे अगर बात करूं, अच्छा इन सबको अगर x के साथ अपन क्या कर देते हैं, इन सबको x³ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोला। अच्छा एक चीज आप समझ सकते हो, एक चीज समझ सकते हो ना
कि नीचे तो जो भी x का पावर आएगा वो सारे के सारे इंटीजर पावर आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, होना भी चाहिए डिफिकल्टी, सारे अगर आसान हो जाए तो कैसे चलेगा। नीचे तो सारे के सारे x का इंटीजर पावर आएगा, तो ऊपर भी अगर इंटीजर पावर आया तभी तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ पाएगा ना। ऊपर अगर x का पावर रैशनल आ जाता है, ठीक है, ऊपर अगर x का पावर रैशनल आ जाता है, रैशनल टर्म का बात नहीं कर रहा हूं, x का पावर अगर इंटीजर ना आके रैशनल आ जाता है, इसके साथ कंफ्यूज मत होना, ये रैशनल टर्म बोला है, टर्म रैशनल टर्म तभी आएगा जब पावर इंटीजर होगा, बट अभी मैं रैशनल पावर की बात बोल रहा हूं। अगर ऊपर रैशनल पावर आ जाता है तब तो बात नहीं बनेगा ना, क्योंकि नीचे तो सारे के सारे इंटीजर पावर आएगा, तो हम रैशनल पावर्स को कैंसिल कर देते, तो हमारे पास इंटीजर पावर न्यूमरेटर में क्या होगा, मतलब इस चीज का x टू द पावर 0 से लेकर के x टू द पावर 6, और आप सोच लो ना, और अभी सोच लो, आप नजदीक पहुंच गए। अभी अगर मैं x क्यूब से इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो न्यूमरेटर में नेट इंटीजर पावर क्या आ सकता है, x पावर 3, हाँ x पावर 4, फिर 2 है तो x पावर 5, फिर 3 है तो x पावर 6, फिर x पावर 7 है ना, फिर x पावर 8, फिर x पावर 9, ये सारे पॉसिबल हो सकता है। अभी आपको नीचे बस देख लेना है कि इनमें से कौन सा टर्म नीचे पॉसिबल है, खत्म बात, कहानी उसी जगह पे खत्म है ना। इसको अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 9 कर लो, इसमें जनरल टर्म लिख के देख लो क्या हो रहा है, 9cr एक्स क्यूब है ना, माइनस एक्स क्यूब होल पावर, अरे रहने दो ना, उससे हमें थोड़ी ना मतलब है, मतलब 3r का वैल्यू 9 जहां पे होगा उसी जगह पे अपन इंटीजर पावर लेकर के आ सकते, सॉरी 3 पावर का वैल्यू जहां पे इंटीजर होगा, ठीक है। अभी आप देख लो r का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां पे 0 से 9 तक, ठीक है। तो कहां कहां पे होगा इंटीजर, r का वैल्यू 0 पे हो सकता है, r का वैल्यू 0 पे हो सकता है ना, दैट इज x टू द पावर 0 आ सकता है। x टू द पावर 0 अगर आया तब तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैंसिल होना पड़ेगा ना, ऊपर तो कोई x टू द पावर 0 मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। चलो x टू द पावर r का वैल्यू अगर 1 डाले तो x टू द पावर 3 आएगा, हाँ ऊपर एक x टू द पावर 3 आ गया, मिल गया, एक तो मिल गया, x टू द पावर 3 मिल गया। चलो r का वैल्यू अगर 2 डाले तो x टू द पावर 6 आ जाएगा नीचे, ऊपर एक और x टू द पावर 6 है। r का वैल्यू अगर 3 डाले तो x टू द पावर 9 ऊपर आ जाएगा, एंड 4 ऑनवर्ड्स तो होगा ही नहीं, ये तो सोच के ही फायदा नहीं, क्योंकि उसके बाद तो ऊपर है ही नहीं। उसके बाद अगर मैं 4 दे देता हूं तो यहाँ पे x टू द पावर 12 आएगा, और यहाँ पे x टू द पावर 12 जैसा कोई टर्म न्यूमरेटर में मिलेगा ही नहीं, तो कैंसिलेशन कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है बोला। समझ आ रहा है ना, तो आपको समझ गया आपकी सर ऐसा 3 ही पॉसिबल केस होगा जहां पे हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का कहानी मिल सकता है, ठीक है। और वो केसेस कौन कौन से होंगे सर, वो केसेस कौन कौन से होंगे एक बार सिखा दो सर, सिखा दो एक बार, वो केसेस कौन कौन से होंगे एक बार सिखा दो। वो क्वेश्चन जो जेई में आया था या प्रीलिम का क्वेश्चन था वो इससे तो आसान था, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है ना, बट ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल करने आने चाहिए सर आपको, ठीक है, क्योंकि अभी कंपटीशन ये सब क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस करके होता है। चलो तो अगर मैं बोलूं कि अभी अगर आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है, ठीक है ना। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आपको क्या करना होगा भाई, है ना, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले न्यूमरेटर में x क्यूब चाहिए, न्यूमरेटर में x क्यूब मतलब क्या, इसमें x टू द पावर 0 चाहिए और नीचे वाले पे x क्यूब चाहिए, नीचे वाले पे x क्यूब चाहिए, है ना, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन x पावर 1/3 प्लस 2 होल पावर 19 डिवाइडेड बाय, क्योंकि x क्यूब तो बाजू में जो x क्यूब है उसका तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, वो तो अपना आप कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल पावर, कोफिशिएंट ऑफ कितना, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर कितना चाहिए, नीचे 3 चाहिए, ठीक है, और बाजू में तो एक x क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये कोफिशिएंट, ये पूरा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा इस एक्सपांशन में, इस पूरा एक्सपांशन में। फिर एक और मिलेगा आपको, कहां से मिलेगा,
दूसरे वाले पे आपको क्या चाहिए होगा, एक्स क्यूब यहाँ पे है, एक्स टू द पावर 6 चाहिए, मतलब यहाँ पे भी एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट चाहिए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 2 होल टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, नेट एक्स टू द पावर 6 आ जाएगा, तो नीचे भी एक्स टू द पावर 6 चाहिए, इन एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 9, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद एक्स टू द पावर 9 चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 6 चाहिए होगा, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 6 इन एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 2 होल टू द पावर 19 डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 9 इन एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 9, है ना। ये आप पूरा पूरा कैलकुलेट कर लो, है ना, रेशियो वगैरह कैलकुलेट करके सम कर दो तो आपके पास आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, यही टफनेस था इस प्रॉब्लम में। तो क्लास लेक्चर खत्म होते होते एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम से हम लोग गुजर गए, ठीक है। तो चलो इसका फाइनल आंसर निकालिएगा, अगर कोई डाउट वगैरह है तो अकॉर्डिंगली कमेंट में पूछिएगा, मैं बता के दूंगा, सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा इसका। सही बात है क्या, फाइनल आंसर, ठीक है। बट मेरे को नहीं लगता कि इतना एफर्ट से समझाने के बाद आपको कोई डाउट रहा होगा। अगर डाउट है तो ज़रूर आप एक बार बैक करके 2-3 बार देखिए, उसके बाद भी डाउट है देन कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, और कुछ 5-6 प्रॉब्लम और अच्छा प्रॉब्लम में लेके आऊँगा, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना। और इसके ऊपर कितने क्वेश्चन, देखो एक थ्योरी के एक बेसिक के ऊपर मैंने 40-40 क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है। तो उसके बाद और क्या ही आ सकता है सोचो। उसके बाद मटेरियल करना तो इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही पड़ेगा। देखो तो अगले लेक्चर में बेसिकली हम और 4-5 क्वेश्चन करके मेन जो फोकस रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का वो रहेगा ग्रेटेस्ट टर्म जो टॉपिक है उसके ऊपर, दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या उसका थ्योरी है, क्या उसका रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी के ऊपर हमारा मेन फोकस रह जाएगा अगले लेक्चर में। तो एंड देन हमारा सम ऑफ बाइनोमियल्स कोफिशिएंट इन बाइनोमियल सीरीज वाला टॉपिक चालू होगा, देन मल्टीनोमियल थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, बाकी और भी बहुत कहानी बाकी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते, पूरा नोट्स बना के जो भी क्वेश्चन मैंने आधा अधूरा छोड़ा उसको प्रॉपरली सॉल्यूशन बना के अपना कॉपी में लिख करके कंप्लीट करके रखिएगा, ताकि आगे रिवीजन के वक्त आपको पूरा हेल्प हो जाए और कभी भी आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, सॉल्यूशन के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। तो चलिए, और अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो अकॉर्डिंगली कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा, है ना। मिलेंगे अगले लेक्चर में, आज तक यहीं समाप्त करते, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते, और बस पढ़ते रहिएगा प्रॉपरली, नोट्स बना के जैसे बोला गया है फॉलो करते जाइएगा। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते दोस्त, अलविदा।